गुड मॉर्निंग। Hi, Chinmay. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Let's continue. हाँ, लास्टली क्या कुछ देखा था हमने? लास्टली हमने वो कहते हैं डाटा भी डाटा एनालिसिस देखा था ओके। और बीटा देखा था पर वो तो हो गया था। बीटा के अंदर कोई इशू आपको? नो सर, बीटा तो समझ में आ गया, डाटा एनालिसिस भी लगभग समझ में आ गया है। तो किसी स्टॉक्स के डेट बीटास आपने चेक किए? यस। ओके। पॉजिटिव निफ्टी। नेगेटिव सर्च करने हाँ। में कोई इशू आ रहा नो। है? ऑल राइट। ओके। इन डेटा एनालिसिस हमने रिटेल सेल्स देखा था, विच इज़ हम्म। पर्टिकुलरली एक कंट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं और उन हर कंपनी के अकॉर्डिंगली जो सेल्स आती हैं, तो टोटल सेल्स का कंपैरिजन, राइट, उस पर्टिकुलर कंट्री में कितना सेल हुआ है और वो उस इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होता है फिर, राइट। तो सेल्स जितना ज़्यादा उतना बेटर कंपनी के लिए, कंट्रीज के लिए। देन कम्स योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। सीपीआई क्या होता है? कस्टमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज इन्फ्लेशन, यस। राइट। यहाँ पे महंगाई कितनी है वो देखा जाता है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, राइट, हम जैसे लोगों से। देन कम्स योर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, एनएफपी, राइट। एनएफपी डेटा क्या होता है? दिस इज एम्प्लॉयमेंट डेटा। एंड इस डेटा के अंदर एक चीज़ जो है वो एक्सक्लूडेड होती है, क्योंकि इसका नाम ही सजेस्ट करता है एनएफपी, दैट सेज नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डेटा। इस वजह से यहाँ पे फार्म से रिलेटेड उस पर्टिकुलर वीक या मंथ के अंदर, क्योंकि ये वीकली और मंथली रिलीज होता है, मोस्ट प्रोबब्ली ये मंथली रिलीज होता है, तो एक पर्टिकुलर मंथ में जितनी भी फार्म से जनरेट हुई हैं एम्प्लॉयमेंट्स, उनको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फिर कौन से एम्प्लॉयमेंट्स को काउंट किया जाएगा? वहाँ पे काउंट किया जाएगा जो गवर्नमेंट ने जॉब्स प्रोवाइड करी हैं या गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन के थ्रू जॉब्स प्रोवाइड हुई हैं। ज़रूरी नहीं मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स की भी बात है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि हमें फॉर एग्जांपल अपना कोल प्रोडक्शन बढ़ाना है, डबल करना है, ठीक है, इंडिया का, तो इसकी वजह से क्या होगा? कोल इंडिया की जो कि कोल माइनिंग करती है, वो है तो एक तरीके से क्या बोलते हैं, पीएसयू। अब उसको क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और जो प्राइवेट प्लेयर्स है, प्राइवेट कंपनीज है, वो नए नए लोगों को हायर करेंगे। तो क्या हुआ? इससे जॉब क्रिएशन स्टार्ट हुआ, उनको जॉब कहाँ मिल रही है? प्राइवेट सेक्टर में मिल रही है, नॉट गवर्नमेंट। लेकिन इंटरफेरेंस यहाँ पे गवर्नमेंट का है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही है जिसने ये जॉब क्रिएट करी है यहाँ पर, राइट। तो यही हम यस देखना सर। चाह रहे हैं कि जॉब का क्रिएशन कितना हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चरल जॉब्स का नहीं, राइट। एग्रीकल्चरल जॉब्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस थिंग, एंड ओनली नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स विल बी इंक्लूडेड, राइट। तो कोई भी जॉब, प्लम्बर से लेकर के कोई शॉपकीपर से, कुछ भी, अपना अपना किसी ने भी कोई जॉब करी है अगर एक पर्टिकुलर वीक और मंथ के अंदर, तो उसको हम नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट करेंगे। नाउ टेल मी कि अगर ये डेटा पॉजिटिव आता है, मतलब इंक्रीजिंग आता है, दैट इज गुड और बैड फॉर द इकोनॉमी? सर गुड ही होगा क्योंकि फिर उनको जॉब ज्यादा मिलेगी ना। एग्जैक्टली, जॉब ज़्यादा मिलेगी तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को कूल डाउन करेगा, है ना, क्योंकि लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी। ज़्यादा जॉब मतलब ज़्यादा इनकम, ज़्यादा इनकम मतलब ज़्यादा स्पेंडिंग, और स्पेंडिंग से इन्फ्लेशन डाउन हो जाता है। डाउन होगा। अल्टीमेटली ओवरऑल जो है ये एक तरीके से इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन वहीं अगर एनएफपी थोड़ा कम आ गया, तो दैट इज लॉस फॉर इकॉनमी, प्रॉब्लम। है ना, यस। प्रॉब्लमेटिक थिंग है ये। तो उस सिचुएशन में, उस इकॉनमी के अंदर ये क्लियर हो रहा है कि जॉब्स क्रिएट नहीं हुई है। जॉब्स क्रिएट नहीं हुई मतलब गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट नहीं किया है, मे बी, या सिंपल फिर वर्ड्स में सर, एनएपी जितनी भी जॉब्स मार्केट में क्रिएट हो रही हैं कि नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स, राइट, नॉन हम्म। एग्रीकल्चर। और नॉन ये एग्रीकल्चर। सारी चीज़ें, या फिर शेयर मार्केट में भी जो हम देखते हैं, वो सब कुछ हम्म। जुड़ा होता है अल्टीमेटली दो चीज़ों से, डिमांड एंड सप्लाई, राइट। शेयर मार्केट भी पूरा डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। ये जो डेटास हम देख रहे हैं, ये सब भी डिमांड सप्लाई पे चल रहा है। अगर एनएफपी ज़्यादा आ रहा है, दैट शोज की डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ी होगी तभी तो जॉब्स का क्रिएशन किया जा रहा है ना।
और अगर ऐसा नहीं हुआ है, ये डेटा कम आया है, दैट मीन्स कि डिमांड नहीं बढ़ी है, उल्टा सप्लाई बढ़ गई है। तो उस सिचुएशन में गिर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में डिमांड आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ये यूएस में हुआ, यूएस में क्योंकि इंडिया का एनएफपी नहीं आता, राइट, सिर्फ यूएस का आता है। तो यूएस का एनएफपी अगर आया, दैट मेक्स कि यूएस में जॉब का क्रिएशन हुआ है पॉजिटिव, और उसकी वजह से इम्पैक्ट हम्म। सारी कंट्रीज पे पड़ेगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, एनी अदर कंट्री, राइट, क्योंकि हर जगह उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही है सब। तो ओवरऑल सबसे पहले यूएस में ये रोल हमें इम्पोर्टेंटली देखना पड़ता है। फाइन। एनएफपी आपको मिल जाएगा फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर। शो यू, यहाँ कहीं आप अगर जाएंगे तो लेट मी जस्ट चेक, मे बी यू ऑल्सो सी, यहाँ पे कहीं अगर एनएफपी आपको दिख जाता है तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट करके होगा। हम्म। एडीपी, ये आप देख पा रहे हो यूएसडी का एडीपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, राइट, यहाँ पर विजिबल। और यहाँ पे आप देखोगे एकदम रेड कलर में है ये, क्यों? क्योंकि हाई इम्पैक्ट डेटा है ये, राइट। लास्टली कितना आया था? -32, मतलब जॉब क्रिएशन हुई नहीं थी प्रीवियसली। इस बार ये डेटा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ऐसा एस्टिमेट है कि 47,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं। सपोज अब रियलिटी जो एक्चुअल डेटा है वो आएगा 6:45 ऑफ 7 जनवरी, राइट, 2-3 दिन के बाद, यस। 6:45 PM। तो जैसे ही डेटा आता है, मे बी अगर डेटा, एक्चुअल डेटा 50,000 आ जाता है पॉजिटिव, दैट इज़ हम्म। अ गुड थिंग। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जॉब्स का क्रिएशन हुआ है, और वहाँ से बूस्ट देखने को मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट करेंसीज के अंदर, मार्केट के अंदर एकदम से सडन स्पाइक देखने को मिल जाएगा, है ना। हम्म। क्योंकि ऑलमोस्ट ये 6:45 जो टाइम दिख रहा है, इसी के आसपास 7 बजे यूएस मार्केट भी खुलता है। तो ये डेटा अगर पॉजिटिव आया, यूएस मार्केट गैप अप खुलेगा और वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, राइट, इस सिनेरियो में 7th वेडनेसडे को। फाइन। वेडनेसडे को दो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वेडनेसडे को, रिमेंबर दिस थिंग, यूएस की। पहली, एक तो ये नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, क्रूड राइट। ऑयल इन्वेंट्री। क्रूड ऑयल ओके। इन्वेंट्री हर वेडनेसडे को रिलीज होती है यूएस की। अभी आगे हम वो भी देखेंगे हालांकि। तो दैट इज इंपॉर्टेंट डेटा, फाइन, जो जो दोनों आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, देन इसके बाद आता है पीएमआई। अभी हमने सीपीआई देखा था, वैसा ही कुछ कनेक्टेड है ये पीएमआई। वो था कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ओके। है ना। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स पता ही होगा आपको, इकोनॉमी के अंदर हम्म। आपने बिल्कुल इसके बारे में पढ़ा होगा। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। वेदर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज सफरिंग और फ्लरिशिंग, दोनों में से क्या हो रहा है, ये आपको पता चलता है बाय द हेल्प ऑफ पीएमआई, राइट, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अंडर परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे एक सर्वे किया जाता है। किसका सर्वे होता है? बेसिकली 400 मैनेजर्स पिक किए जाते हैं। कौन है ये मैनेजर्स, कैसे हैं ये मैनेजर्स? हर बड़ी कंपनी के अंदर एक परचेसिंग मैनेजर होता है जो सामान को एक्वायर करता है और फिर उसके बाद उसका प्रोडक्शन होता है ना। जैसे मान लो एक छोटी सी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हम्म। रॉ मटेरियल यूज़ होता है, यूज्ड बैग्स, ठीक है। यूज्ड बैग को वो लोग यूज़ करते हैं, लाते हैं कहीं से, और फिर उसको क्रश करते हैं, और फिर क्रश करके उससे ग्रैन्यूल्स बना देते हैं, पीपी ग्रैन्यूल्स, है ना, प्लास्टिक वाले, आपने वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स देखे होंगे, उनसे चेयर, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ बनती है। तो अगर ये कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये प्लास्टिक के बैग, है ना, जो वहाँ से कहीं ना कहीं से ला रहे हैं, राइट, ये क्योंकि रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। तो अगर इस कंपनी के परचेसिंग मैनेजर ने इस बार पिछले महीने से कम प्लास्टिक बैग्स खरीदे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सर उसकी वजह से सेल्स भी तो गिरेगी फिर। सेल्स गिरेगी, सेल्स तो लास्ट में आने वाली चीज़ है, थर्ड सेकेंडरी चीज़ आती है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। अगर उसने खरीदा कम है तो वो बैग तो कम बनाएगा ना। मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, हम्म, मैन्युफैक्चरिंग भी तो उसे पता है ना कि मेरी एग्जैक्टली, सेल्स कम होंगी तो मैन्युफैक्चरिंग में कम करूंगा ताकि इसी, वेस्टेज कम हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसको दिख रहा है कि डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर, है ना, डिमांड नहीं है तो हम्म। सेल नहीं होगी, और सेल नहीं होगी इसलिए वो मैन्युफैक्चर थोड़ा सा कम कर रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली इसके खरीदने से, इसकी खरीदारी की वजह से हमको मैन्युफैक्चरिंग का एक आइडिया लग गया कि मैन्युफैक्चरिंग कैसी चल रही है मार्केट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, वेदर इट इज डूइंग वेल और नॉट। ऐसे ही 400
400 परचेसिंग मैनेजर्स का सर्वे लिया जाता है, राइट। आउट ऑफ दिस 400 सर्वे 400 परचेसिंग मैनेजर्स सर्वे, इसको ओवरऑल डेटा को क्लियर किया जाता है और फिर यहाँ पे दो नंबर्स में इन चीज़ों को रखा जाता है। पहला 50 प्लस और लेस देन 50, राइट। ये दो दो जगह पे इनको डिवाइड किया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 51 आ गया 52 आ गया तो कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द सिंपल थिंग इज कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है 50 और 50 से नीचे, राइट। मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ। लेट मी जस्ट, या, तो देर इज ओनली टू थिंग, 50 प्लस और लेस देन 50। ओके। 50 प्लस रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन, ठीक है। 50 प्लस हम्म। रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन एंड लेस देन 50 रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रैक्शन, यस। ठीक है। ये क्या दिखाता है कि अगर 50 प्लस है ये, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है, इकोनॉमी के अंदर डिमांड आ रही है, बूस्ट हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, राइट। ये 50 प्लस आने पर, और लेस देन 50 आने पर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मेक्स कि अभी इकोनॉमी जो है वो उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे छोटा हो रहा है, कम होते जा रहा है, और इसकी वजह से सेल्स कम होगी, एवरीथिंग विल बी इम्पैक्टेड, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। फाइन, इसके बाद जो अगली चीज़ आती है दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी, आपने वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं, राइट, आईआईपी। नो सर। नहीं, इकॉनमी के अंदर यूज होता है ये भी। फाइन, दैट इज दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, ये ओके। आउटपुट को मेजर करता है, मेजर्स आउटपुट ऑफ प्रोड्यूसर। जो भी प्रोड्यूसर है एक कंपनी के अंदर, कहीं ना कहीं आप फेल करोगे कि जो हमारा पीएमआई था, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, और आईआईपी जो है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से सेम है। कनेक्टेड है ना, क्योंकि मुझे मैं भी सोचूं दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग को कर रहे हैं। एग्जैक्टली लेकिन ये प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे रहा है, और ये प्रोडक्शन में यूज होने वाले सामान के खरीदारी के ऊपर ध्यान दे रहा यस। है ना। अल्टीमेटली दोनों मैन्युफैक्चरिंग से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, बट हम्म। दोनों का थोड़ा सा रोल अलग अलग है, और कैलकुलेट करने का तरीका भी अलग है। इनका कुछ क्या बोलते हैं, डिफाइंड तरीका नहीं है। पीएमआई का डिफाइंड है कि वहाँ पे 400 लोगों को सर्वे लिया जाएगा, आउट ऑफ दैट 50 प्लस एंड 50 माइनस हमने रखा जाएगा। बट यहाँ पर आईआईपी के अंदर या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली डेटा जो है उसको कुछ ऐसा नंबर्स में नहीं दिया गया है। अगर ये ज़्यादा आता है दैट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी, अगर ये कम आता है दैट इज़ बैड फॉर इकोनॉमी, सिंपल, हम्म। है ना। वेरी सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कैलकुलेशंस एंड ऑल कुछ भी नहीं है। ये सब डेटा मिलेंगे कहाँ, ये सारे डेटा आपको मिलेंगे यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री, राइट। यहाँ पे फॉरेक्स आपको, फैक्ट्री में। यहाँ पे पीएमआई मिल जाएगा आपको, फॉर एग्जांपल लेट्स सी पीएमआई कहीं दिख जाए तो, जैसे सीपीआई यहाँ पर है, वैसे ही पीएमआई यहाँ पे रहेगा, राइट। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड ऑल। ये सर सब हम इंडिया का नहीं देख सकते ना फिर ऐसे तो सर हम। नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ से ट्रैक करते हैं। और आप एक बार अगर अच्छे से नोटिस करो, तो वो जो इंडियन मार्केट है वो कहीं ना कहीं, या फिर कोई भी मार्केट, वो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट को फॉलो करता है। हमारे हाँ। मार्केट में जो गैप अप होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट लास्ट जहाँ बंद हुआ था उससे काफ़ी ऊपर खुल गया। रीज़न क्या होता है, यूएस मार्केट, हम्म। है ना। तो यस। अल्टीमेटली जब वहाँ से सब कुछ फॉलो हो रहा है तो हम वहाँ से ट्रैक कर लेते हैं। हम्म। यस, सीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल। आई एम। ओके, ये फ्री टाइम पे आप ट्रैक करना, बहुत इसमें टाइम लग जाएगा हमें ढूंढने में, राइट। तो या फ्री टाइम पे ट्रैक कर सकते हो इसको। डेली जो जो डेटा रिलीज होने वाला है वो यहाँ पे आपको दिख जाता है, राइट, पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर आप देखें, 3 और 4 सैटरडे संडे है, 5th मंडे, मंडे को करीब करीब इतने सारे डेटा पब्लिश होने वाले हैं, राइट। तो इतने सारे डेटों में आप देख पाओगे, काम का डेटा जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है यूएस का, जो कि 8:30 बजे रिलीज होगा, दैट्स इट। बाकी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े काम के और थोड़े थोड़े काम के नहीं है। फाइन।
आफ्टर दिस कम्स योर जीडीपी। जीडीपी के बारे में तो पता होगा आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीडीपी डेटा भी यहाँ पर रिलीज होता है। अपना वाला यहाँ पे रिलीज नहीं होता है। अपना वाला कहाँ पे होगा? अपना वाला रिलीज करने के लिए अपनी मैंने आपको बताया था ना, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स बनी हुई हैं, आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हो अपना वाला डेटा। बट यूएस का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जीडीपी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी इकॉनमी के अंदर। फाइन। क्यों? क्योंकि वो एक कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है अल्टीमेटली, फिर से आप देखोगे हम घूम करके प्रोडक्शन पे ही आ गए हैं। राइट। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इन्हीं सब के अराउंड चीज़ें रिवॉल्व कर रही है। क्यों? क्यों मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शंस के बारे में हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं? रीज़न, द थिंग इज़, हमें डिमांड के ऊपर फोकस रखना है। राइट, डिमांड। और ये डिमांड ही है जो मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्शन से आप कैलकुलेट कर पाते हो। फाइन। तो यहाँ पे जीडीपी जो निकल करके आता है वो हर कंट्री का एक साल का प्रोडक्शन है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। राइट। तो जीडीपी जितना बेटर रहेगा उतना अच्छा होगा इकॉनमी के लिए, या बेकार होगा? जितना आएगा उतना तो अच्छा ही होगा सर, क्योंकि अच्छा होगा। प्रोडक्शन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इंडिया का जीडीपी का टारगेट आई गेस 7 समथिंग कुछ था, 7 पॉइंट्स के आसपास। बट ड्यू टू दिस फ्यू इयर्स ऑफ डेटा जो कि लास्ट अपने को रिलीज्ड मिला है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं वो कम होता हुआ मिला है। और स्टिल स्टिल उसके बावजूद पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट जो सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ जिस कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रहा है वो इंडिया ही है स्टिल। राइट। बाकी कंट्रीज़ का और बुरा हाल है। बट ओवरऑल सबका पहले से जितना टारगेट था उससे कम हुआ है जीडीपी। फाइन। फिर आता है इसके बाद अगली चीज़ जो है हमारा क्रूड ऑयल इन्वेंट्री। ठीक है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री कैसे? और ये वीकली रिलीज होता है, रिमेंबर दिस थिंग, है ना। और वीकली भी स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो हर वेडनेसडे को, यूएस का। और ये इंडिया का क्यों नहीं होता? क्योंकि आप देखोगे इंडिया के अंदर जितना भी क्रूड ऑयल का यूसेज है उसमें से आप यूँ समझ लो कि ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो हम क्या करते हैं? पोर्ट। इम्पोर्ट करते हैं। राइट। हम सिर्फ 20-25% के आसपास, मैक्स टू मैक्स, इतना भी शायद ही लगभग बना। डिग्री 4-5 है। एग्जैक्टली, है ना। तो इस वजह से हमारे पास इतना प्रोडक्शन तो है नहीं। तो हम अगर क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा भी निकालेंगे तो वो कितने छोटे से नंबर के ऊपर आएगा, तो इसीलिए निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओवरऑल हम जहाँ से खरीद रहे हैं हम वहीं का ट्रैक कर लेते हैं। तो मोस्टली हम अलग अलग कंट्रीज से खरीद रहे होते हैं। अभी रशिया से हमारा बहुत सारा चलता था, बट ड्यू टू दिस यूएस एंड इंडिया का जो बीच में हुआ था टेंशन, तो उसकी वजह से अब उसको डाइवर्ट करना पड़ा। अब यूएस की तरफ हमें डाइवर्ट करना पड़ गया। राइट। तो ओवरऑल ये है क्या क्रूड ऑयल इन्वेंट्री? ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक चीज़, एक पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, देन उसके बाद फिर यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सपोज क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा लास्ट मंथ आया था 100K। राइट, 100 बैरल्स में आता है बेसिकली, बट 100K हम रख लेते हैं, 100,000 इतना आया था। और इसके बाद एस्टिमेट जो है वो, ये लास्ट मंथ है, ये करंट मंथ है, और ये एस्टिमेट है। फाइन। तो एस्टिमेट जो है वो अराउंड आया था 120K। और रियलिटी जो आ गया हमारे पास वो आ गया 50K। नाउ टेल मी, इज इट गुड और बैड फॉर इकोनॉमी? अगर 50 के है तो सब बैड ही है। तो ये बुरा है, राइट? हम्म। बिल्कुल नहीं। नहीं। ये बहुत अच्छा है। क्यों सर? नाउ टेल यू ये अच्छा क्यों है। फाइन। यहाँ पे तो आपने देखा कि पहले से डेटा जो है उसका एस्टिमेट से काफ़ी डिफरेंट आया, लेकिन उसका एक रीज़न है। हम्म। नाउ द थिंग इज, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूसेज को। किसके यूसेज को? क्रूड ऑयल यूसेज। ओके, तो सर अच्छा ही है कि कम हो रहा है यूज, तो एग्जैक्टली वैसे सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर पिछले लास्ट मंथ क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री की अगर वो चेकिंग करते, व्हाट इज इन्वेंट्री बाय द वे? यू नो व्हाट इज इन्वेंट्री? टोटल स्टॉक्स, टोटल जितना हमारे पास मटेरियल रखा अनसोल्ड, है। अनसोल्ड अनसोल्ड, गुड्स, अनसोल्ड अनयूज। गुड्स आर कॉल्ड इन्वेंट्री। हम्म। सिंपल, है ना। कोई यस। इसमें लॉन्ग लेंदी डेफिनेशन नहीं है। वेरी सिंपल एंड स्मॉलर डेफिनेशन। अनसोल्ड गुड्स आर कॉल्ड इन्वेंट्री। राइट। एंट्री में भी आपने कई बार यूज़ किया होगा इन्वेंट्री, तो इस वजह से आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। फाइन। नाउ अनसोल्ड गुड्स मतलब जो सामान बिका नहीं, प्रोडक्शन हो गया, क्रूड ऑयल को उन्होंने निकाल लिया यूएस ने ज़मीन के नीचे से,
और उसको निकाल करके रख दिया बेचने के लिए, बट वो बिका नहीं। तो बिका नहीं तो वो अच्छी चीज़ हो गई या बुरी चीज़? विकास अच्छी चीज़ है सर, सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है लॉन्ग टर्म नहीं, में वो। अगर वो बिका नहीं तो वो बुरी चीज़ है ना? अरे कंफ्यूजन हम्म। ज्यादा हो। उसको तो बेचना है ना। इकोनॉमिक टर्म्स में देखो ना, सेलिंग परचेसिंग टर्म्स में देखो। कोई चीज़ मैंने ओके। प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल मैं पीसी का प्रोडक्शन करता हूँ, ठीक है? तो मैंने पीसी के प्रोडक्शन में 10 पीसी प्रोड्यूस करके रख दिए। अब वो एक महीना हो गया, 10 के 10 रखे हुए हैं। तो ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा? बुरा है। बुरा है ना, इनको तो बिक जाना चाहिए था, सेल नहीं हुई है, राइट? बट मैं पीसी के सोचने के बजाय वो सोच रहा सर, हाँ, क्योंकि पीसी तो रखे रखे वैसे ही खराब होगा। बिल्कुल। क्रूड ऑयल को तो आप लॉन्ग टर्म में कम यूज करो उतना अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं वो तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन किसी भी देश के अंदर कोई भी कंट्री की शुरुआत जो होती है वो क्रूड ऑयल से होती है। अगर क्रूड ऑयल एक दिन ना आए इंडिया में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ में क्रूड ऑयल का कहीं ना कहीं यूसेज है, ठीक है? तो अगर क्रूड ऑयल नहीं आया तो दैट मीन्स कि इकॉनमी ठप हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो ये सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसके लिए तो वो लोग प्रोड्यूस करके रख रहे हैं पहले से कि इनका यूसेज होता रहे, इतनी डिमांड है। पर अगर वो 10 क्रूड ऑयल, फॉर एग्जांपल इसको क्रूड ऑयल अज्यूम करना, 10 क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया बेचने के लिए बट एक भी नहीं बिका। अगले दिन फिर उन्होंने 10, क्योंकि उनका तो काम ही है रोज़ प्रोडक्शन करना, तो उनका टारगेट होता है, तो उन्होंने फिर 10 प्रोड्यूस कर दिया, अगले दिन फिर 10 प्रोड्यूस कर दिया। तो ऐसे करते करते वो एक बल्ज क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये सेल नहीं होगा। तो ये एक इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, एक सेलर के लिए अच्छा नहीं है, राइट? यूएस क्या है, वो एक सेलर है क्रूड ऑयल का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा क्रूड ऑयल निकलता है, वो काफ़ी सारी कंट्रीज से निकाल करके सेल करता है। हमारे पास होता अगर तो हम भी बेचते, बट नहीं है, हम एक्वायर करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, राइट? तो इस सिचुएशन में ये क्रूड ऑयल सेल नहीं हो रहा है, यूएस के लिए बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि इसका अगर सेल नहीं हो रहा है, सेल्स नहीं हो रही है, तो उससे यूसेज नहीं क्रिएट होगा, और यूसेज नहीं क्रिएट होगा तो डिमांड नहीं क्रिएट होगी। और डिमांड नहीं हुई तो इकॉनमी मतलब कम फ्लरिश हो रही है पहले से। जो पहले अगर ज़्यादा यूसेज था मतलब ज़्यादा फ्लरिश हो रही थी इकॉनमी, बट अभी करंटली थोड़ी कम हो रही है, राइट? रीज़न, क्योंकि कम यूसेज है क्रूड ऑयल का। हर कंट्री, पहले मेरे से लोग आते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता हूँ और सेल करता हूँ। पहले लोग आते थे और 10 के 10 खरीद ले जाते थे, मतलब उनका काम बढ़िया चल रहा था तभी लेकर के जा रहे थे मुझसे। लेकिन अब वो आते हैं और सिर्फ एक दो परचेज करते हैं, बाकी नहीं करते। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि उनका काम बढ़िया नहीं चल रहा है, राइट? तो अगर मैं बेचूंगा नहीं तो मेरा भी काम बढ़िया नहीं चलेगा, तो ओवरऑल सबका काम बैठ जाएगा। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसीलिए यहाँ पर कंपनी के लिए या कंट्री के लिए, किसी के लिए भी जो सेलर है वो जितना ज़्यादा बेचेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, परचेसर के लिए भी सेलर के लिए भी, राइट? तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का डेटा अगर कम आता है, दैट मेक्स कि उसका यूसेज हो रहा है ना, उसको लोग हम्म। खरीद रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, और एक्वायर करने की वजह से ये कम हो रहा है। ये बेस्ट होता है, राइट? ये इकोनॉमी के लिए बेस्ट होता है। अगर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री वापस से कैलकुलेशन हुई और पिछली बार से ज़्यादा कैलकुलेशन आ गया, पिछली बार 100 था, इस बार 300 हो गया, दैट मेक्स की सेलिंग हुई नहीं। सेलिंग नहीं हुई है मतलब लोगों ने खरीदा नहीं, खरीदा नहीं है तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी में यूज़ नहीं किया, इकोनॉमी कम चल रही है, और ये एक दिक्कत वाली चीज़ है। तो ज़्यादा क्रूड ऑयल का डेटा बुरा है, कम क्रूड ऑयल ज्यादा का डेटा भी। अच्छा है, ठीक है? हम्म। कम क्रूड ऑयल होना चाहिए, वो अच्छा होता है। ज़्यादा क्रूड ऑयल बुरा होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको मिल जाएगा ये, यू कैन सी, वेडनेसडे को इसका डेटा रिलीज होता है, राइट? हियर 9 बजे के आसपास इसका डेटा हमेशा आता है रोज, वेडनेसडे। तो यहाँ यू कैन सी, यहाँ पे लास्ट अभी तक एस्टिमेट नहीं आया है, थोड़े दिनों के बाद मतलब एक दो दिन के बाद यहाँ पे एस्टिमेट आ जाएगा। प्रीवियस मंथ में -1.9 मिलियन बैरल्स का डेटा आया था। तो ये माइनस जो आ रहा है ये अच्छा है या बुरा है? सर माइनस में आ रहा है तो अच्छा है, आपने बताया ना। अच्छा है, अच्छा है, एग्जैक्टली exactly, है ना? कम हो रहा है ये, जितना कम हो रहा है मतलब खर्च ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा खर्च हो रहा है, बहुत अच्छा है। अब इसका डेटा आप यहाँ से किसी भी का भी डेटा आप ऐसे देख सकते हो, राइट? इसके अंदर थोड़ा सा आपको फिगर्स आ जाएंगे, इन फिगर्स के अंदर हमें चेक करना है कि क्या सिस्टम है, कैसे ये काम काम चल रहा है, राइट? मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ये जो थोड़े गोल्डन या येलोइश कलर के जो स्पेस या लाइंस मिलेंगी, ये है आपका फॉरकास्ट, ठीक है? और जो ब्लू है दैट इज एक्चुअल, जो कि रियलिटी आई, राइट? तो अभी लास्ट मंथ जो फॉरकास्ट था वो फॉरकास्ट ज़्यादा आया था,
राइट, कितना आया था फॉरकास्ट? यहाँ पे नंबर्स तो मेंशन नहीं है, बट हाँ ये रहा ऊपर ऊपर आपको यहाँ कॉर्नर में, यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यू कैन सी एस्टिमेट वाज 0.5 मिलियन। मतलब उनको लगा था कि करीब 0.5 मिलियन क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री हमारे पास बची होगी, इतना तो बचेगा। पर एक्चुअल में डेटा क्या आया? -1.9 मिलियन। मतलब जितना उन्होंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया और लोग खरीद के सही है। ले गए। तो ये इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा हो गया। इस दिन क्रूड ऑयल के जो प्राइजेज हैं वो बढ़ेंगे या घटेंगे, मुझे ये बताओ। इस दिन बढ़ेंगे हुई डिमांड बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, डिमांड, और डिमांड ने क्रिएट कर दिया कि सप्लाई क्रूड कम ऑयल के होती प्राइस जा को रही इंक्रीज है। होना, है ना। सप्लाई भी नाउ, कम हो गई है। सॉरी। और इसके वजह से उनके पास जो सप्लाई है वो भी थोड़ी कम हो गई होगी। एग्जैक्टली, तो वो प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं, प्रोडक्शन तो हम्म। हो ही रहा है ना। नाउ इसके पिछले मंथ में अगर देखें हम, पिछले मंथ में क्या था? जो डेटा था वो था जीरो -2.0 मिलियन। मतलब इनको था कि इतना तो खर्च हो ही जाएगा, -2 मिलियन के आसपास, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? 0.4 मिलियन पॉजिटिव फिगर आ गया, जितना उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा। तो ये क्या हो गया? ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यूज़ नहीं हुआ। इन्हें सोचा था कि यूज़ होकर के इतना हमारे पास कम ही पड़ जाएगी, माइनस में आ जाएगा नंबर, लेकिन वो माइनस में ना आकर के पॉजिटिव रह गया। मतलब यूज़ हुआ ही नहीं, क्रूड ऑयल खरीदा ही नहीं लोगों ने। और जब ये नहीं खरीदा है तो ये क्रूड ऑयल के लिए, इकोनॉमीज़ के लिए, सबके लिए एक बुरी चीज़ है, राइट। यहाँ से हमें पता चलता है। तो इस दिन क्रूड ऑयल का प्राइस क्या किया होगा? गिरा होगा, है ना। कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का क्रैश देखने को मिला होगा, माइनर। और ये डेटा जो होता है ना, रिलीज होने के पहले ही हमारे पास ये सब डेटा रिटेल्स के लिए होता है, हमारे लिए, राइट। रिटेलर्स जो होते हैं मार्केट में उनके लिए। लेकिन जो बड़े लेवल पे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं ये डेटा पहले ही कहीं ना कहीं से निकलवा लेते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तो इस सिचुएशन में जो पहले से डेटा को यूज़ कर रहा है वो अपनी पोजीशन बना लेता है ऑलरेडी। तो आपको दिखेगा जिस दिन क्रूड ऑयल का डेटा नेगेटिव आता है, नेगेटिव मतलब माइनस में, वो दिन अच्छा होता है क्रूड ऑयल के लिए, प्राइस बढ़ेगा क्योंकि डिमांड पहले से ज़्यादा हो चुकी है। इस सिचुएशन में हमारे लिए डेटा 9 बजे रिलीज़ होगा, लेकिन पहले से ही क्रूड ऑयल का प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो पहले से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं डेटा पहले से ऑलरेडी पहुंच चुका है कईयों के पास, ठीक है। बट स्टिल आप देखोगे जो फोल्डर है, फोल्डर का जो कलर है वो येलो है, नॉट रेड। मतलब ये हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है ना, ये लो इम्पैक्ट डेटा है। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा बहुत मार्केट में हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ये था क्रूड ऑयल इन्वेंट्री। रिमेंबर दिस थिंग, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री जितना ज़्यादा आएगा उतना बुरा है, जितना कम आएगा उतना बहुत अच्छा ज्यादा। है ना। डिमांड को रिप्रेजेंट करता है ये। फाइन। नाउ हम रेशियोज को देख लेते हैं थोड़ा सा। लिक्विडिटी रेशियोज हमारा पहला रेशियो यस। सो है सिंपल बहुत बार। है ना। इजी है ये सारी चीजें। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर कौन कौन से रेशियोज आते हैं? क्विक करंट। क्विक एंड करंट, राइट। करंट रेशियो क्या मेजर करता है? करंट रेशियो 1 साल की, क्विक रेशियो 90 डेज की। 90 डेज की, देखो, राइट। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी, फॉर्मूला मेरे ये ख्याल से आपको पता होगा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज ऑफ करंट रेशियो, क्विक है ना। क्विक एसेट लायबिलिटीज। कैश फ्लो एंड ऑल वो सारी चीजें। बेसिकली हर कंपनी के अंदर लिक्विडिटी क्यों जरूरी होती है? एक शॉर्ट टर्म वो एक एक्सपेंसेस साल को के मैनेज अंदर करने अपने के लिए। लोन चुका सकता है। सारे, कैन यू एक रिपीट? साल में एक साल में उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो लोन अपना पे कर सकता है, कोई भी डेब्ट्स हैं उसके एग्जैक्टली जितने भी, वो उन अपने एसेट्स के अकॉर्डिंग वो कितने हेज कर सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो 90 डेज और 1 ईयर के बीच में, दोनों अलग अलग रेशियोज के अकॉर्डिंग, वो 90 डेज में कंपनी चल भी पाएगी या नहीं, अगर कहीं से कैश फ्लो नहीं आया तो, है ना। इतना क्या उनके पास पैसा है ऑलरेडी। और यही सेम चीज़ 1 ईयर वाले, कि अगर 1 साल में अगर कंपनी के पास कैश फ्लो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होता तो उस सिचुएशन में क्या कंपनी चल पाएगी, इतनी लिक्विडिटी है कंपनी के पास? ये मेजर किया जाता है लिक्विडिटी रेशियोज के थ्रू, राइट। वो उसके डेब्ट निकल पाएंगे कि नहीं, उस तो डेब्ट देंगे नहीं ना फिर कोई कंपनी, अगर आपकी बैंक में बैलेंस एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना। तो ये था करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर आती हैं ये चीज़ें, और आपको नॉर्मली मेजर करने के लिए मिल जाता है बैलेंस शीट से, आप देख सकते हो ये सारी चीज़ों को। देन कम्स योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज।
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती हैं, और ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते भी नहीं है लिक्विडिटी रेशियो और करंट रेशियो को। बेसिकली वो सिर्फ डेट को और फोकस करते हैं, डेट टू इक्विटी। तो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी ही मैटर करता है मेनली। एग्जैक्टली नहीं नहीं, ये भी मैटर करता है पर इतना नहीं करता, राइट। डेट टू इक्विटी चेक किया जाता है समटाइम्स ओनली, कोई एंड डेट टू इक्विटी इज फाइन, तो उस सिचुएशन में चल जाता है काम। बट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अगर खराब है तो अच्छा नहीं है कंपनी के लिए, है ना। फिर हम सीधे एलिमिनेट कर देते हैं उस कंपनी को। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर जो पहली चीज आती है दैट इज ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी और इन्वेस्टमेंट एक ही बात हो जाएगी। आप देखेंगे एग्जैक्टली। कि इक्विटी भी इन्वेस्टमेंट वैसे हुई इसके है। अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं बट वो छोटी छोटी हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर जो पहली चीज़ काम की है दैट इज ROE, रिटर्न ऑन हम्म इक्विटी। क्या आप इसको सिंपली डिफाइन कर पाओगे, व्हाट इज ROE? ये आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी चीज, ROI बता रहा हूँ वैसे मैं, ये भी हम्म। एक ही बात है। आपने जो भी इक्विटी या किसी में भी इन्वेस्ट किया है तो आपको उसके उसके बेसिस पे रिटर्न कितना मिल रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट, फॉर्मूला आपको पता है इसका, यस। ROE का? नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी, राइट। एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। या टोटल इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टमेंट, अगर दोनों दे रखे हैं तो एवरेज, वैसे नहीं दे रखा तो टोटल। तो टोटल, राइट। ये ROE क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टर्स मनी, है ना। एक कंपनी है, मान लो मेरी कंपनी है, उस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, तो अभी अगर हम मैं ROE को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आपके पैसे के ऊपर क्या रिटर्न आया है, ठीक है। हम्म रिटर्न ऑन इक्विटी, एक इन्वेस्टर के पैसे के ऊपर क्या रिटर्न आया है, वो कैलकुलेट होगा ROE के अंदर। क्या लगता है आपको कितना होना चाहिए मिनिमम ROE इन अ कंपनी? मिनिमम जी कहते हैं 30% होना चाहिए। 30% इज मोर देन एक्सपेक्टेशंस, हर कंपनी में ऐसा जितना आपको नहीं मैंने मिलेगा। जितना मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में किया है उतना ही बता पाऊंगा ना। ओके ओके, जैसे फाइन। मैंने मार्केट्स में रिपोर्ट्स बनाई जनरली, है जहाँ तक। हम ROE जो है उसको रखते हैं अराउंड 15 to 20%। इतना तो मिनिमम चाहिए हमको, ठीक है। इससे नीचे अगर ROE किसी कंपनी का है तो हम उसको नहीं पिक करते, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो ठीक है। हर कंपनी चाहती है कि उसकी परफॉर्मेंस सबसे हाई हो, तो वो बिल्कुल। 30% करती है। इसलिए मैंने तो रिपोर्ट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बनाई थी, तो वहाँ हम्म। 30 दिया नहीं, होता है। वो ऑन पेपर बहुत अच्छा है 30%, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, राइट। वो ऑन पेपर बढ़िया चीज़ है, रियलिटी में जब आप कंपनी का एनालिसिस करोगे वहाँ पे 30% अगर आप डाल दोगे कंडीशन कि मुझे 30% ROE चाहिए, तो बहुत लिमिटेड कंपनी आएंगी, राइट। तो ऐसा ना हो, हम्म, मुझे वैरायटी मिले, इसलिए मैं 20% तक का रखूंगा एटलीस्ट, राइट। तो 20% तक मुझे रखना ही पड़ेगा, राइट। 15 to 20%, बट अच्छे साइड के लिए 20%। 30 रख सकते हो, 30 रखने पर आपके पास जो ऑप्शंस है वो बहुत कम हो जाएंगे, वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, राइट। तो यू हैव टू पिक फ्रॉम दोज ओनली, है ना। वो सिचुएशन जनरेट हो जाएगी अंडर 30, बट 20 इज गुड, राइट। फिर आता है इसके बाद ROE के बाद ROCE, यू नो रिटर्न ऑन अबाउट? कैपिटल। यस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी हमने पहले जो तो ROE आपको देखा, वो देखा वो था इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट एक के जो ऊपर, पर्सन है जो इन्वेस्टर है उसके पैसों के ऊपर रिटर्न। अभी जो हम आपने जो ROCE देख रहे हैं ये है मालिक के पैसों के ऊपर रिटर्न, कि है ना। आपने जो अपनी कैपिटल बनाई है उस पे यस, आपको कितना रिटर्न मिल कमा पा रहे हैं, वो आप बाद एग्जैक्टली। में एज रहे हैं, वो बात अलग है। बट यहाँ पर मालिक की बात हो रही है, राइट। यहाँ पे एग्जांपल जो हमने पहले वाले सिचुएशन में रखा था कि मेरी कंपनी है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपके पैसों के ऊपर जो रिटर्न आएगा उसको हम ROE बोलेंगे। लेकिन अगर मेरी कंपनी है तो मेरे पैसों के ऊपर, मैंने भी तो शुरुआत में जब कंपनी बनाई होगी तो थोड़ा कैपिटल लगाया होगा ना उसके ऊपर, तो जो मेरा कैपिटल है उसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है उसको हम ROCE बोलेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। मेरे पैसों के ऊपर होने वाला रिटर्न। और ROCE, क्या लगता है आपको, ROE से थोड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए या ROE से थोड़ा कम रहेगा तो भी चलेगा? उसको ROCE। अपना भी करना है। उसको तो अपने निकालना ही है, बट स्टिल क्या लगता है आपको, 20%, 15 to 20% ऐसा है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए ROCE? ज्यादा होना चाहिए सर। ज़्यादा होना चाहिए, क्यों ज़्यादा होना चाहिए? रीज़न? क्योंकि सर को अपना भी प्रॉफिट इसमें से काटना है। द थिंग इज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यहाँ पे मैटर करता है, कैसे? देखो, जब कंपनी बनी तो कंपनी में सबसे पहले कौन आएगा? द ओनर,
मेरे ओनर। ओनर, और राइट, जिसकी कंपनी है सबसे पहले वो आया। तो अगर मैं ओनर हूँ, मेरी कंपनी है, तो मेरी कंपनी में जो पैसा लगा है सबसे पहले वो मेरा लगा है। तो सबसे पुराना पैसा इस कंपनी में किसका होगा? मेरा होगा। तो अगर सबसे पुराना पैसा मेरा है, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन डिजर्व करता है? मैं ही करता हूँ ऑब्वियसली। तो इसलिए मेरा रिटर्न कहीं ना कहीं एक जो इन्वेस्टर है उसके रिटर्न से ज़्यादा ही होना चाहिए। ये एक बेसिक लॉजिक है। जनरली एक्सप्लेन नहीं किया जाता इस चीज़ को, बट यू नो दिस थिंग, कि अगर ये 15 to 20%, तो मैं यहाँ पे कम से कम 21% ही एज्यूम करूंगा। बट इतना तो चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इससे पहले से बैठा हूँ। मान लो ये इन्वेस्टर है, ये अभी आया है 2 साल पहले, मेरी कंपनी 5 साल पुरानी है। तो मैं तो 5 साल से पैसे लेकर लगा करके बैठा हूँ। और 5 साल में अगर मेरा रिटर्न मान लेते हैं कि ओनली 5% दिख रहा है मुझे, ओनली 5%, और ये 2 साल में आता है और इसका रिटर्न 20% दिख रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है फिर। है ना? मालिक जो इतना पहले से बैठा हुआ है उसको रिटर्न नहीं मिला, और ये जो 2 साल पहले आया है इन्वेस्टर उसको रिटर्न मिल गया, ये कैसे पॉसिबल है? हम्म। है ना? ये तो मैनिपुलेशन हो गई। तो यहाँ से आप मैनिपुलेशंस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो सिंपली, राइट। हमें चाहिए वो कंपनीज जिनके आर ओ सी ई आर ओ ई से बेटर होना चाहिए, सिंपल, राइट। ये एक बेसिक रूल बना लो, कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हो किसी भी कंपनी का, तो एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना। अगर आर ओ ई 20% है, तो मुझे आर ओ सी ई जो है वो उससे थोड़ा बेटर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 20 है तो मुझे 50 चाहिए, नहीं, उससे थोड़ा बेटर चाहिए, राइट। कंडीशन अगर मैं बोलूँ एक टिपिकल, तो इसमें भी आप इसको रख सकते हो अराउंड 20%, है ना, ऑन पेपर। 20% से ऊपर जो आर ओ सी आता है वो अच्छा है, ठीक है, अच्छा माना जाता है उसको। पर मुझे क्या बोलते हैं, रियलिटी में इससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, है ना। 21, 22, 25, एनीथिंग, एनीथिंग विल बी गुड। फॉर्मूला के बारे में आपको आइडिया है आर ओ सी के? फॉर्मूला वही मैं कह रहा, फॉर्मूला भूल चुका हूँ अभी, वो पढ़ा ठीक नहीं है है, ना ठीक, बहुत सारे। ओके। नेट इनकम, देखिए। नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, सेम है। है ना? सेम ही है ऑलमोस्ट, राइट। ऊपर आपको शेयर होल्डर्स इक्विटी थी, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि यहाँ पे ये आर ओ आरओआई सी के अंदर कैलकुलेट ही आ किया। जाता है। ये भी आरओआई के ऑब्वियसली, अंदर है, पर ये ऑब्वियसली, ये आर ओ आई एक अम्ब्रेला टर्म है। आर ओ आई एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर की ये सब टर्म्स हैं। आर ओ सी एंड आर ओ सी ई, है ना, ये दोनों उसके अंडर आते हैं, फाइन। नाउ इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो अगली चीज़ आती है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एक ही है ना। बात है। इसको ऑपरेटिंग मार्जिन भी बोला जाता है, अगर आप फंडामेंटल ऑपरेटिंग एनालिसिस। मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग कंसीडर हाँ, होता है। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट अलग है, आपको ऑब्वियसली वो इसी में से निकलेगा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आ रहा है हमारा टोटल। जो आपका वो सिर्फ आपके ऑपरेशंस देखता है, उसमें आपकी ओवरऑल वो नहीं देखता कि आपने कितना रिटर्न किया है, वो कंपनी किया है कंपनी परचेज। का जो मेन काम है, उस मेन काम से, जो ऑपरेशन से जो पैसा जनरेट हो रहा है उसमें से कितना वो मार्जिन सेव कर पा रहे हैं, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहलाता है, राइट। प्रोडक्शन वगैरह जो भी आपका टोटल वर्क हम्म है, हम्म हम्म हम्म। वो अगला सब अगली अगली चीज़ हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही देखेंगे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला आपको पता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। है ना, नेट सेल्स इनटू 100, राइट। तो ये आपका परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। हालांकि इसकी काउंटिंग नहीं होती कहीं भी, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं स्क्रीनर पे लेकर चलूँ आपको। नेट प्रॉफिट ही असली प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट तो बस आपको ओवरऑल दिखाता है कि एग्जैक्टली exactly. उसमें तो बहुत सारी चीज़ें एडेड है ना अभी। खर्चे थोड़ी ना दिखा रहा है कि आपको खर्चे के बाद कितना देना है। ये तो टोटल हम्म। वैल्यू है जो सेल्स के बाद प्रॉफिट और थोड़ी ना क्या, है। और क्या, और क्या, इसीलिए तो हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी एल आई सी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अब एल आई सी में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे फाइनेंसिंग मार्जिन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये एल आई सी है। कोई प्रोडक्शन वाली कंपनी उठा लेते हैं हम, रिलायंस फॉर एग्जांपल, क्योंकि इनका काम कुछ और था, राइट। यहाँ पे आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज टर्म्स में, राइट। 14% का ये मार्जिन मेंटेन कर रहे थे, अभी करंटली वो मार्जिन 18% हो गया है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है, राइट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट टोटल है, राइट, तो टोटल वाली चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी नेट सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाली। परसेंट वॉल इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी क्लियर है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का, मैं फिर से चाहे तो एक बार लिख देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का हो गया। अब इसी से कनेक्टेड है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम।
इंपॉर्टेंट चीज़, राइट, ये बस यूं ही है, आप एक बार पढ़ करके साइड करना है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंपॉर्टेंट है और इसको हम यूज़ भी करेंगे अपने स्क्रीनर्स के अंदर, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला बता पाएंगे आप? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है चिन्मय। चिन्मय, यू आर नॉट ऑडिबल। कैन यू हियर मी चिन्मय? हेलो। हेलो। अब आपकी वॉइस आ रही हेलो है। सर, हाँ जी। ये कह रहा हूँ, वो नेटवर्क चल रहा है फिर से। इट्स ओके, इट्स ओके, इट सेम ही हैपेंस। फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला। यस, तीनों का सेम है, नेट सेल्स का भी इसका भी। बस यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की जगह हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यूज़ करते हैं। हम्म। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट नेट सेल्स सेल्स इंटू 100। इनटू ठीक है, तीनों सिंपल। का same है, फिर नेट। राइट, प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन भी जो होता है अपना, वो भी ऐसे ही निकलता है, फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। हम आगे आगे इन चीज़ों को देखेंगे। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और इसको यूज़ भी करना है हमें, राइट। ये अपनी आपकी जो ऑपरेशन है उससे जनरेट होने वाले प्रॉफिट का है। अभी इसके बाद जो आता है वो होता है प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन। राइट, प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन क्या करता है? ये प्री टैक्स प्रॉफिट को, प्री टैक्स एक नंबर कटा प्रॉफिट, सर। है ना, प्री टैक्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्या करता है ये प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन? ये तो टैक्स आपका टैक्स देने से कटने से पहले। पहले कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया है? हाँ एग्जैक्टली exactly। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो आपको 30% देना पड़ रहा है, पर आपकी जो ओवरऑल इनकम है वो उसको दिखाता है। है ना, तो अभी हम मार्जिन किस में से कैलकुलेट करेंगे? हम मार्जिन कैलकुलेट करेंगे इसमें से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, है ना। ये वाला जो हमारे पास नंबर है, इसी में से हमें निकालना पड़ेगा अपना प्री टैक्स मार्जिन। और उसके बाद फिर टैक्स हो जाएगा, और फिर टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा। भाई नेट प्रॉफिट आ गया तो नेट प्रॉफिट से अपना क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि अगली चीज़ होगी, राइट। तो अगली चीज़ मैं यहाँ पे कर देख देता हूँ। द अदर थिंग इज, तो नो नो प्रॉफिट नेट। मार्जिन का कोई मतलब नहीं होता सर। मेन आप एग्जैक्टली। नेट, वो एक बार को ऑपरेशनल प्रॉफिट और नेट का ही होता है। मोस्टली नेट प्रॉफिट भी लोग इतना जज नहीं करते हैं। नेट प्रॉफिट जो है नंबर्स में ही बात नेट होती तो है। हर किसी की इनकम में लगेगा ही। वही ना, कि वो नेट प्रॉफिट की बात हो जाती है, वहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं करते जनरली। नेट प्रॉफिट में ही काम हो जाता है उनका। नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए आपको नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। सिंपल, राइट। इससे आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल करके आता है। ये सारी चीज़ें आप नोटिस करेंगे, जो आपका जो कल आपने स्लाइड शेयर करी थी, उसके अंदर सब चीज़ें हैं, राइट, जो भी अभी हम देख रहे हैं, है ना। ये एक्सप्लेन मैनर भी मिल जाएगा आपको। इसके बाद अगली चीज़ आती है रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एस सी रिटर्न एस। ऑन एसेट्स, है एक ना, बात सिंपल। आती है, इसी के अंदर आता है। एक ही चीज़ है, नेट इनकम ये आता है। डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। ठीक है, हम्म। बस ये फॉर्मूला है इसका। तो ये आपका रिटर्न ऑन एसेट्स, जितने भी लाइबिलिटीज को एक्सक्लूड करने के बाद पार्ट बचा हुआ है, उसके ऊपर कितना रिटर्न कंपनी जनरेट कर पा रही है, ये हम चेक करते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स के थ्रू। ये सारे जो अभी तक हमने देखे, पाँच या छः फॉर्मूला, पांच फॉर्मूला, ये सब क्या है? ये है अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। एक किसी भी कंपनी के अंदर वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है नहीं, वो हम मेंटेन या क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज रेशियोज, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्री टैक्स प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, एंड दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट, रिटर्न ऑन एसेट्स ओनली। तो ये सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है आपका पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सिंपली। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बाद जो दूसरी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है आर ओ सी एंड आर ओ ई, राइट, आर ओ ई एंड आर ओ सी। ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इन तीन चीज़ों को फंडामेंटल एनालिसिस में यूज़ भी करना है। बाकी की जो चीज़ें देखी आपने, वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती हैं। उनको उनका यूसेज बहुत रेयरली होता है, कभी कभी आप, है ना, कोई ऐसी कंपनी मिल गई जो आर ओ सी आर ओ ई के मामले में एकदम बराबर दिख रही है आपको, फिर उस सिचुएशन में आप जाकर के एक बार उसका प्री टैक्स प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट मार्जिन चेक कर सकते हो। अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोई भी कंपनी जनरली मिलती नहीं है जिसका आर ओ सी और आर ओ ई नेक टू नेक हो जाए। सबका अलग अलग दिखेगा आपको। तो जो ज़्यादा अलग। प्रॉफिटेबल होगी, आप तो उसी के साथ जाओगे, ऑब्वियसली, है ना।
बट रिमेंबर दिस थिंग, आर ओ सी एंड आर ओ ई में अपने पास जो रेंज आती है वो आती है 15 to 20%, एवरेज रेंज जो मार्केट में एक बने हुए हैं टर्म्स में, तो वो है 15 to 20% ऑफ आर ओ ई एंड 20% प्लस ऑफ आर ओ सी ई, राइट। इसके बाद इसके बाद अगली चीज़ आती है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेट टू इक्विटी, सॉल्वेंसी रेशियोज। है ना। इंसॉल्वेंसी रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर्मूला आपको पता है इसका, डेट डिवाइड बाय इक्विटी। है ना। डेट कैपिटल का होता है डेट डिवाइड बाय कैपिटल। प्रोप्राइटरी का होता है इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी डिवाइड बाय, वो कौन सा था? शेयर होल्डर्स इक्विटी ओनली। एसेट्स डिवाइड बाय इक्विटी, सॉरी। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो जो हम एक कंपनी का चेक करते हैं, उसमें फॉर्मूला आपको मिल जाता है डेट, या फिर आप इसको टोटल लायबिलिटी बोल सकते हो, है ना। डेट बोलो या टोटल लायबिलिटी बोलो, एक ही बात है। डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, राइट। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी जब आप करते हो किसी भी कंपनी का, तो आपके सामने एक नंबर निकल करके आता है, दैट इज इंसॉल्वेंसी रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो। कितना ये होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी का, कहते मिनिमम? हैं कोई रेंज, कोई मिनिमम ऐसा आपके अकॉर्डिंग कुछ है होना चाहिए? मिनिमम 2:1, इसका भी यही हो। हम्म, या बोल सकते हैं हम, है ना, 2:1। तो ये ऑन पेपर है 2:1, राइट। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, क्योंकि हमें परसेंटेज टर्म्स में या फिर नंबर टर्म्स में चाहिए, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम एनीथिंग या एनी डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 इज गुड फॉर अ कंपनी, ठीक है। हम्म। एक से कम किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है अगर, फाइनेंशियल टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी कंपनी की जब आप वैल्यूएशन निकालने जाओगे उसमें, तो लेस देन 1 इज गुड, है ना। और इसी के ऊपर बेस्ड कई सारे स्क्रीनर्स भी बनते हैं, जैसे कि आई गेस यहाँ पे भी एक स्क्रीनर कुछ ना कुछ, नो यहाँ पे स्विंग का है आई गेस। यहाँ पे डेट टू इक्विटी, या डेट टू इक्विटी मैंने यूज़ किया है, लेकिन मैंने यूज़ किया है लेस देन 0.5, मैंने और टाइट कर दिया इसको, है ना। मैंने 1 से भी कम कर दिया, 0.5। तो यहाँ पे मुझे वो कंपनी मिलेगी जिनका डेट और भी कम है ना। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन एक से नीचे होना चाहिए, राइट। मिनिमम है उतना तो चाहिए हमको, फाइन। नाउ आफ्टर दिस डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डेफिनेटली, अगली चीज़ आती है कैश फ्लो टू डेट रेशियो। हम्म। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, जस्ट फॉर नंबर्स। कैश फ्लो टू डेट रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको तो ध्यान ही रखना है। फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल डेट, That है ना। नहीं इससे चाहिए। इससे आपका कैश फ्लो जो है कितना मेंटेन चल रहा है कि नहीं, कैश फ्लो से आप अपना डेट चुका पाओगे कि नहीं, वो चीज़ चेक करी जाती है। और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले नहीं करता, राइट। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात हो रही है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग वाले कैश फ्लो को हम टच भी नहीं करेंगे, फाइन। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से हम डेट को डिवाइड करते हैं। अगर ये नंबर ठीक ठाक आता है, मतलब वो अपने कर्जे को अपने ऑपरेशन से, जो कि उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेन काम कर रही है कंपनी, उससे चुका सकती है या नहीं उस कर्जे को, राइट। ये चेक किया जाता है कैश फ्लो डेट रेशियो। फिर इसके बाद जो अगली काम की चीज़ें आती हैं, अब काम की चीज़ें आएंगी, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, राइट। बट इसके बाद जो अगली चीज़ है दैट इज़ ई पी एस, राइट। ई पी एस और फिर पी रेशो। तो ई पी एस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, राइट। अगर मेरे पास कंपनी का एक शेयर है और कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपये, मैंने 100 रुपये पे किए हैं, एक शेयर खरीदा है, तो अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया है तो मेरे एक शेयर को कितना हिस्सा मिलेगा उस प्रॉफिट में से, राइट। ये मुझे कैलकुलेट करना है। और जनरली कैलकुलेशंस कैसे करना है वो तो हम देखेंगे, बट यहाँ पर आप देखोगे आपको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ता। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी ओपन करूँ और उस कंपनी के नीचे चलूँ, तो आपको ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड मिलेगा, है ना। हर कंपनी का पहले से मिलता है अर्निंग पर शेयर, हर साल का मिल जाएगा, हर क्वार्टर का मिल जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हो सिंपली। द थिंग इज ईपीएस या अर्निंग पर शेयर किसी भी कंपनी का हमें क्या चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए, दैट्स इट, यही कंडीशन है।
मिनिमम मैक्सिमम वाली नहीं है, मिनिमम वाली इतनी एटलीस्ट कंडीशन है कि पॉजिटिव होना चाहिए अर्निंग पर शेयर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। तो किसी भी कंपनी का पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर है, वो अच्छी बात है। और अब उसके बाद प्रिसीडिंग ईयर्स के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ते हुए होना चाहिए, दैट्स इट। इतना हो रहा है, बहुत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, राइट। नाउ कम्स टू कैलकुलेशन, इस पे कैसे निकालना है अर्निंग पर शेयर को। तो अर्निंग पर शेयर जो निकलता है, क्या इसको फॉर्मूला आपको पता है इसका? फॉर्मूला भी याद नहीं है सर। ओके, नेट प्रॉफिट देख सर। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, राइट, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। हम्म। इससे आपका निकल जाता है अर्निंग पर शेयर, सिंपली, राइट। हम्म। अभी हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? सिंपली ये कर रहे हैं कि अगर मेरी कंपनी का साइज जो भी, जो एक्स वाई जेड साइज है, बट मेरी कंपनी ने प्रॉफिट किया 100 करोड़, 100 करोड़ प्रॉफिट किया है, लेकिन मेरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, वो हैं 50 करोड़। तो उन 50 करोड़ से मुझे डिवाइड करना है किसको? 100 करोड़ को, मेरे टोटल प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को। अब जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो जो नंबर निकल कर आएगा, जिस 2 के आसपास, तो ये 2 रुपए का अर्निंग पर शेयर मेरे हर एक शेयर को जाने वाला है, सिंपली, राइट। तो ये एक इसका फॉर्मूला है, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, और ये इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर दिस थिंग, अर्निंग पर शेयर इज इंपॉर्टेंट थिंग। हम इसको यूज़ करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के वक्त किसी भी कंपनी में, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में तो ये चीज़ भी, कैश फ्लो वाले पार्ट जो हमने सेकंड नंबर पे देखा, ये भी है। लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो हर एक चीज़ को मैनेज करे। अगर मुझे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, क्विक एनालिसिस करना हो, तो कुछ लिमिटेड चीज़ें ही होंगी ना जिनको मैं देख पाऊंगा, हर चीज़ को तो नहीं देख सकता। तो उस क्विक चीज़ों में देखने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, मैं उनको सर्कल कर रहा हूँ, राइट, ताकि आपको एक अच्छी कंपनी तक आप पहुंच पाओ, फाइन। तो अर्निंग पर शेयर हो गया। अब अर्निंग पर शेयर से ही कनेक्टेड अगली चीज़ है हमारी, जिसको हम बोलते हैं चल पीई तो रही रेशियो। पीई रेशियो, यू नो व्हाट इज पीई रेशियो? प्राइस अर्निंग रेशियो। है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कैसे निकालते हैं, व्हाट इज फॉर्मूला? हम्म। डू यू नो द फॉर्मूला? ये वाला सर मैंने कभी किया ही नहीं, या ओके आया ही ओके ओके ओके, इट्स ओके। द थिंग इज, यहाँ पे आपको शेयर का करंट प्राइस चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर, राइट। हर एक शेयर का कितना प्राइस चल रहा है, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, हम्म। है ना। अर्निंग पर शेयर मतलब मेरे शेयर का प्राइस जो है वो एज्यूम कर लेते हैं हम कि चल रहा है 100 रुपये। तो 100 रुपये के बदले में मुझे डिवाइड करना है उसको, वो कितना कमा रहा है, वो एक शेयर कितना कमा रहा है। तो अगर वो 100 रुपये उसका शेयर का प्राइस है, और मुझे वो पे करके क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 रुपए का अर्निंग पर शेयर, इतना प्रॉफिट मिलेगा मेरे एक शेयर को। तो जब मैं 2 से उसको डिवाइड करूंगा तो जो भी नंबर निकल करके आएगा वो निकल करके आ जाएगा पी रेशो। ये पी रेशो क्या डिपेंड करता है, क्या दिखाता है? ये दिखाता है करंट डिमांड को, शेयर की डिमांड कितनी है। अगर इसका अर्निंग पर शेयर कम है और मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तो ये नंबर ज़्यादा आएगा, पी रेशो ज़्यादा आएगा, है ना। और ज़्यादा पी रेशो क्या दिखाता है कि मार्केट में उस पर्टिकुलर शेयर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इस वजह से ये शेयर ओवर वैल्यूड होगा, राइट। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है। पर अगर किसी शेयर का, मैं 2 एग्जांपल के साथ इसको रखता हूँ ना, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे ये चीज़। एक ओवर वैल्यूड का एग्जांपल रख लेते हैं और एक अंडर वैल्यूड का, ठीक है। ओवर वैल्यूड एंड हम्म। अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड वाले सीन में हम रखते हैं कि हमारे शेयर का प्राइस है 100 रुपये, 100 रुपये। और इसको करंट प्राइस कर देते हैं, ईपीएस हमारा रख लेते हैं 50। और अंडर वैल्यूड वाले सीन में हम रख लेते हैं 50 हमारे शेयर का प्राइस, करंट प्राइस, एंड 50 ही हमारा अर्निंग पर शेयर एज्यूम कर लेते हैं, या फिर 50 तो ज़्यादा हो जाएगा, पर चलो ठीक है, रख लेते हैं। नाउ ओवर वैल्यूड वाले सीन में क्या निकल करके आएगा कि जब आप करंट प्राइस से ईपीएस को डिवाइड करोगे तो आपका पी निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको 100 डिवाइड करना है 50 से, राइट। द नंबर विल कम 2। और जब यहाँ पे आप सेम चीज़ करोगे तो यहाँ क्या निकलेगा, आपका करंट प्राइस 50 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर 50, और द थिंग विल बी 1, राइट। तो इससे क्या दिखा, समझ में आ रहा है? एक का पी 1 है और एक का पी 2 है। हमें हम्म। क्या इसमें से समझ में आ रहा है? जबकि अर्निंग पर शेयर, दोनों शेयर तो बराबर कमा रहे हैं ना, हम्म। दोनों शेयर बराबर कमा करके दे रहे हैं, पर एक के लिए मुझे 100 रुपये पे करना पड़ रहा है, एक के लिए मुझे 50 रुपये पे करना पड़ रहा है। कौन से वाला मेरे लिए अच्छा है? सेकंड वन।
वन सेकेंड वाला। वन अंडर वैल्यूड है ना, अंडर वैल्यूड जो कम पी रेशो दिखाता है वो दिखाता है अंडर वैल्यूड शेयर्स को, क्योंकि इसका प्राइस कम है। मुझे एक्चुअल में मतलब बोल सकते हैं मैं इसको कि मुझे सही रेट पे मिल रहा है ये, है ना, अंडर वैल्यूड है ये अभी। अभी हो सकता है इसके शेयर का प्राइस बढ़ करके 100 रुपये हो जाए, तब इसका पी रेशो 2 हो जाएगा आगे चल करके, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी करंटली मुझे ये अंडर वैल्यूड मिल रहा है, तो मैं इसको खरीदना चाहूँगा, ना कि इसको। पर ये जी ऑन सर। पेपर, ये ऑन पेपर बहुत बढ़िया चीज़ है, बट रियलिटी में आप देखो कि ये जो 100 रुपये शेयर है और एक 50 रुपये है, ये 100 रुपये वाला हो सकता है कुछ समय में बढ़ करके 120 150 भी हो जाए, और ये 50 वाला 50 ही रह जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स में आपने देखा होगा कि प्राइस बढ़ता ही नहीं है, कम का कम ही रह जाता है, और जिनका बढ़ा होता है उनका बढ़ता ही जाता है। तो इस सिनेरियो में जो पी ज़्यादा है, जो शेयर ओवर वैल्यूड है, ये और ज़्यादा ओवर वैल्यूड ही होता जाएगा और ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड है ना, ज़्यादा पी ज़्यादा डिमांड, और इसकी डिमांड कम है, तो इसकी डिमांड कम होने की वजह से ये गिरता ही जाएगा, राइट। पी रेशो अगर आपको याद होगा कितना होना चाहिए, क्या हमने पढ़ा था, मिनिमम? नो सर। नहीं। ईपीएस पढ़ा था, पीई नहीं पढ़ा। ओके, ईपीएस को तो हमने देखा है, ईपीएस तो हमारे पास 1 मिनट, ये पीछे गया ईपीएस, हाँ। ईपीएस पे कोई कंडीशन नहीं है कि कितना ईपीएस होना चाहिए, ईपीएस हाँ। पॉजिटिव होना चाहिए, सिंपल। और पॉजिटिव के ऊपर जितना मिल जाए, मुझे 50 रुपये मिल रहा है एक शेयर का ईपीएस, और एक ईपीएस मिल रहा है मुझे 100 रुपये, तो मैं 100 वाला प्रेफर करूंगा, ऑब्वियसली, है ना। पर वो कंपैरिजन पे भी डिपेंड करता है कि शेयर का प्राइस कितना है उसके ऊपर। बट मुझे पॉजिटिव चाहिए और बढ़ता हुआ होना चाहिए, बट पी में ऐसा नहीं है। पी में क्या है, देर इज सर्टेन रेंज। रेंज क्या बनी हुई है, 3 तरीके की रेंज बनी हुई है, किसके अकॉर्डिंग, सबको लगता है जनरली, आपने अगर कभी सुना भी हो इंटरनेट पे या कैसे भी, तो 15 का पी बोला जाता है कि 15 पी जिसका भी है वो कंपनी अच्छी है। ये बिल्कुल गलत है। ये चीज़ जहाँ भी आपको मिले, समझ जाओ कि वो आपको कुछ भी उल्टा सीधा बता रहे हैं। द थिंग इज, 15 पी हर जगह एप्लीकेबल नहीं है ना। अपने पास लार्ज कैप कंपनियां हैं, अपने पास मिड कैप कंपनियां हैं, अपने पास स्मॉल कैप कंपनियां हैं, तो हर कंपनी में अलग अलग पी एप्लीकेबल होता है। ये जो 15 का पी था वो लार्ज कैप के लिए अच्छा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि 15 के पी में अगर दो कंपनी हम रखते हैं लार्ज कैप वाली, एक का 15 पी है और एक का 50 पी है, आप कौन सी वाली प्रेफर करोगे? 15 वाली सर। 15 वाली अंडर वैल्यूड मिल रही है आपको, पर क्योंकि ये लार्ज कैप है, मतलब ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, तो क्या ये कंपनी खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा, है ना। हो नहीं। सकता है अभी इसकी डिमांड कम है, अंडर वैल्यूड है, तो आपने इसको गिरे हुए समय पे खरीद लिया, आगे हो सकता है ये बढ़ जाएगी। पर अगर सेम सिनेरियो आपको मिड कैप में मिल जाए, 15 और 50 का पीई, अभी मैं आपको बोलूँ कि अंडर वैल्यूड तो 15 है, आपने 15 अंडर वैल्यूड वाली कंपनी को परचेस कर लिया, लेकिन ये मिड कैप है, मतलब इतना बड़ा साइज तो नहीं हुआ है अभी इसका। हो सकता है थोड़े समय भी ये कंपनी गिरे और गिर करके ख़त्म भी हो जाए। और स्मॉल खत्म भी कैप हो में, चुका। स्मॉल कैप में तो और ज़्यादा बुरा होगा आपके साथ। स्मॉल कैप में तो सर सारे ही अंडर वैल्यूड होते हैं लगभग। सारे नहीं नहीं नहीं, वहाँ वहाँ पे ओवर वैल्यूड होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भागे होते हैं, आपको आगे एनालिसिस के टाइम पे पता चलेगा ये। हम्म। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी हम ऐसे ही नंबर रख लेते हैं, तो यहाँ तो और ज़्यादा रिस्क आ जाएगा, इससे ज़्यादा रिस्क यहाँ है और इससे ज़्यादा रिस्क यहाँ है, सिंपली, है ना, क्योंकि कंपनी का कम पी रिप्रेजेंट करता है कम डिमांड को। लोग इसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए इसका कम पी आ रहा है। यहाँ ज़्यादा पी मतलब इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है लोग, भागे हुए जा रहे हैं, राइट, और वो ओवर वैल्यूड भी है। तो आपने क्या किया, मार्केट से हट करके, रिमेंबर कॉन्ट्रा फंड्स, याद है आपको, याद है। है ना, ये कॉन्ट्रा फंड वाली कुछ बात हो गई कि मार्केट में सब लोग इनके पीछे भाग रहे हैं, बट आपने इनको ना लेकर के इनको प्रेफर किया, क्यों? क्योंकि ये सही प्राइस पे मिल रहे हैं, अभी चले नहीं है, चल जाएंगे शेयर्स, है ना, तो आपने इनको परचेस किया। तो ये अगर लार्ज कैप के साथ कर रहे हो तब थोड़ा रिस्क है आपका, मिड कैप के साथ कर रहे हो बहुत ज़्यादा रिस्क है, और स्मॉल कैप के साथ तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। तो इसीलिए सेम पी एप्लीकेबल नहीं होता, और ये सिनेरियो बन जाता है। तो कितना पी हम कंसिडर करेंगे, ये चीज़ अभी हम देखते हैं। द थिंग इज, लार्ज कैप के लिए जो 15 का पी था वो अच्छा है, 15 का पी लार्ज कैप के लिए बढ़िया है, राइट, वहाँ पे 15 चल जाता है। और 15 to 20 एक रेंज होती है बेसिकली, राइट, इसके बीच में अगर पी मिल रहा है लार्ज कैप का, तो उसको हम ठीक ठाक मानते हैं, राइट। लेकिन मिड कैप जो कि एक छोटी कंपनी है जिसके पास पोटेंशियल लार्ज कैप से ज़्यादा ग्रो करने का है, तो ऑलरेडी इसके अंदर डिमांड ज़्यादा होगी, है ना, और इसका पी रेशो लार्ज कैप से ज़्यादा ही होगा, सिंपली, राइट, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में इसका पी को हमको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है, राइट, तो इसका पी कभी भी 15 से 20 नहीं,
ऐसे कम पी वाले बहुत कम आपको मिड कैप मिलेंगे, और जो मिलेंगे वो खराब ही मिलेंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप इसको कितना रखते हो, आप इसको 20। वेट। कंपैरिजन में प्राइस इतना ज्यादा, हाँ, लार्ज कैप। सॉरी। मैं ये सोच रहा हूँ कि अर्निंग के कंपेयर में प्राइस इतना कम। ये प्राइस का है, ये प्राइस अर्निंग पर इतना शेयर। ज्यादा, उल्टा बोल रहा हम्म हूँ। अर्निंग हम्म बहुत कम है, 15 टाइम्स ज्यादा सर। ये तो बहुत ज्यादा हो एग्जैक्टली। गया। तो अगर सोचो 100 होता तो कैसा होता। अरे सर, और 100 होते होंगे। 100 होते होंगे। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अभी आपको मैं होते दिखाऊंगा अर्निंग पर शेयर कितने तगड़े तगड़े हैं मार्केट के अंदर, है ना। हाँ सॉरी, पी रेशो कितने तगड़े तगड़े हैं अभी आपको मिलेंगे आगे। 1% के लिए इतना नाटक। वो ऑन पेपर बहुत बढ़िया होता है ना। जो अर्निंग पर शेयर अभी अपने लैंग्वेज में देखे तो हम तो 2 वाले को बढ़िया मानेंगे कि डबल हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, यहाँ डिमांड ही नहीं है। हर कंपनी पैसा कमा के दे रही है। तो वहाँ पे ये 2 5 10 वालों को तो कोई पूछता ही नहीं है, वहाँ 15 20 से शुरुआत होती है। लोग 100 को पैसा देने को तैयार है। जो 100 टाइम्स ओवर वैल्यूड कंपनी है, लोग उनमें पैसा डाल रहे हैं, है ना। और ये इस कंपनी का एग्जाम्पल तो बहुत ही क्लीन एग्जाम्पल अपने पास है, बट छोड़ो, अभी इसको देखते हैं, उससे पहले हम मिड कैप और इसको क्लियर कर लें। मिड कैप में क्योंकि अपने पास रेंज बहुत ज़्यादा है अभी, और ये कंपनी ग्रो कर सकती है, इसलिए हम इसको 20 to 50, सॉरी, नॉट 20 to 50, 20 to 25 देना है रेंज, राइट। तो यहाँ पे इसे हम 20 to 25 इतना स्पेस देते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा, राइट, क्योंकि छोटी कंपनी है, डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा होगी, क्योंकि शेयर प्राइस छोटा होता है, पब्लिक वहीं घुसती है जो छोटे शेयर्स होते हैं। तो डिमांड की वजह से इसका प्राइस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा, इसका पी रेशो थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा, इसलिए हमने 20 25 दे दिया इसको। और स्मॉल कैप को हमने और ज़्यादा, 25 से 30 इतना दे दिया। तो दिस इज़ द रेंज, दिस इज़ द आइडियल रेंज ऑफ पी रेशो दैट यू शुड कंसिडर फॉर लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप। ना कि 15। ये 15 वाला बहुत पुराना स्टोरी हो चुका, ये आउटडेटेड स्टोरी है। लोग इसमें सेटिस्फाइड रहते थे, अब नहीं चलता ये सब, अभी ये चलता है, राइट। इवन ये भी मैंने आपको एक अंडर वैल्यूड कंपनी के लिए बताया है, पर कंपनीज अंडर वैल्यूड मिलना ही बड़ी मुश्किल हो जाती है, सारी तो ओवर वैल्यूड है, और सबके पी ज़्यादा मिलेंगे आपको, है ना। बट आइडियल कंडीशंस ये होती हैं, रिमेंबर दिस थिंग, इस चीज़ को आप चाहे तो लिख सकते हो कहीं भी। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के लिए पी रेशो जो अपने पास होना चाहिए, वो होना चाहिए इतना इतना, आइडियल रेंज, राइट। इससे कम ज़्यादा ही मिलेगा ज़्यादातर केसेस में, बट ठीक है, दिस इज़ द आइडियल रेंज। नाउ जो 100 एंड ऑल ये सब मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे बहुत ही जानी मानी कंपनी, सर जोमेटो। यू। जोमेटो, है ना, इटर्नल, क्या लगता है उसका पी रेशो कितना होगा। जोमेटो का पी रेशियो ओवर वैल्यू बहुत ज्यादा था, और पेटी मैंने सुना है पेटीएम बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड था अपने वो आईपीओ तो के गिर आते। गया, वो तो गिर गया, अभी जोमेटो की बात करते हैं। कितना होगा? कैन यू सी जोमेटो का पी रेशो। 1459। यस, दिस मतलब इज पी रेशो, 15। सर 1500। ये क्या हमें रिप्रेजेंट करता है, लोग इसके शेयर प्राइस के 1500 गुना ज़्यादा पैसा देने को तैयार है कंपनी को। किसी को पता भी तो नहीं है सर। यही तो बात है ना, सबको सबको ये सब थोड़ी दिखता है, सबको दिखता है ये ₹284, ये तो छोटी सी कंपनी है, इसको तो देना चाहिए पैसा, सब तो ये सोचते हैं ना। जोमेटो चल रहा है, चलो खरीद लेते हाँ, हैं। वही तो, अभी यहाँ पे लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं, कंपैरिजन करने का तरीका गलत होता है ना। अब यहाँ पे लोग कंपैरिजन करेंगे, फॉर एग्जांपल इसके साइड में रखा जाएगा रिलायंस को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर कितना है, ₹1500। तो एक आदमी बोलेगा 284 का जोमेटो का शेयर है और ₹1500 का रिलायंस का शेयर है। तो वैल्यू मैं द तो, पी। है ना, मुझे मेरे हिसाब से तो इटर्नल सस्ता है, तो मैं तो इटर्नल खरीदूंगा। ओ, है ना, एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से तो ये हो जाएगा, लेकिन जब पी रेशो का कंपैरिजन किया जाएगा तब पता चलेगा कि रिलायंस ज़्यादा बेहतर जगह पर है। रिलायंस का कितना है सर? रिलायंस का नॉर्मल है, रिलायंस तो मेरे ख्याल से 20s के आसपास होना चाहिए। 20? सर इतना कम? अब मुझे 20 कम लग रहा 28, है। है ना, ये अपनी रेंज में आ रहा है ऑलमोस्ट। 28? अब मुझे 28 बहुत कम लग रहा है सर। मैंने नहीं, 15 एक्चुअल दिया तो। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, राइट। और जबकि मार्केट कैप देखो कितना बड़ा है। हम्म।
जोमेटो का भी मार्केट कैप ठीक है, लेकिन स्टिल जोमेटो का मार्केट कैप 2,74,000 है, बट है ना। तो या ये होता है, ये लोग गलतियां करते हैं, है ना। वो शेयर के प्राइस को कंपेयर करते हैं, ना कि उसकी वैल्यूएशन को। हमें वैल्यूएशन पे ध्यान देना है, ना कि शेयर का प्राइस। शेयर का प्राइस तो, अब मैं किसी को बोलूं कि वोडाफोन आइडिया का शेयर का प्राइस 7 रुपए है, तो वो तो बोलेंगे कि मैं तो जोमेटो छोड़ करके उस पर जा रहा हूँ क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है ना। पर वहाँ और दिक्कतें हैं, वहाँ डेट खत्म हो रखा है कंपनी के पास, इतना ज़्यादा कर्जा ले रखा है कंपनी ने, तो उस वजह से हम नहीं लेते उसको। तो हमें वैल्यूएशन देखनी पड़ती है, हमें ओवरऑल देखना पड़ता है कंपनी को, ना कि उसका शेयर का प्राइस देख करके हम बाय कर लेते हैं, राइट। हम्म। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो पी रेशो और अर्निंग पर शेयर अभी हमें क्लियर हो गया, राइट। अर्निंग पर शेयर तो जनरली हर कंपनी का आपको बढ़ता हुआ मिलेगा, जैसे इसका भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर ये रहा अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर अभी आपको कितना दिखेगा यहाँ पे, कैन यू सी दिस नंबर, -3। थ्री -3,070 रुपीज। थाउजेंड है ये? अच्छा सर, मैंने एग्जैक्टली, ऑलरेडी देख दिया, पॉइंट है ये। पॉइंट यहाँ लगा है पीछे। वो -3000। दिस इज द अर्निंग पर शेयर ऑफ जोमेटो। फिर सर थोड़ा कम होकर के 28,000 किया, फिर 70,000 पहुंच गए, फिर 23,000 किया, फिर धीरे धीरे कम होने लगे। फालतू फालतू की डिमांड बढ़ा रखी है इन लोगों ने, कोई मतलब एग्जैक्टली, तभी तो समझदार लोग जोमेटो से दूर रहते हैं। हाँ, ऑन पेपर जोमेटो, ऑन ऑन पेपर मैंने जोमेटो एक बार ठीक भी था। कैसे? अपने पोर्टफोलियो में जोमेटो देखा है। होता है, होता है। सिंपली देखो, जोमेटो मैंने भी बाय किया था, पर मैंने गलत जगह नहीं, मैंने सपोर्ट पे बाय किया था। हियर, ये वाला जो प्राइस दिख रहा था 200 का, दैट इज रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस था, बट अभी हम टेक्निकल एनालिसिस हमने पढ़ा नहीं है। वहाँ पे फर्स्ट बात। सपोर्ट, सपोर्ट जनरेट हुआ, और इस सपोर्ट के आसपास 200 के आसपास हमने बाई किया इसको। 300 का टारगेट था, जैसे ही 300 पे आया एग्जिट। अब 300 के बाद ये और ऊपर गया, इवन 370 तक जा करके आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 370 से वापस गिरा। सोचो कई लोगों ने यहाँ खरीदा होगा इसे। लेंस कार्ड का देखूं पहले सर मैं। शेयर का चार्ट देखने की बात करो या फंडामेंटल? नहीं, वो तो सर मैं अपना देख रहा था जरा। वो तो ओके, आपने बोला ना, तो मैं देखूं कि और कंपनीज का मुझे आज देखना है, फिर ऐसे तो पी रेशियो। बिल्कुल बिल्कुल, देखना चाहिए आपको। मतलब सर, मुझे बहुत बड़ा शौक लगा है अभी तक। ये नहीं समझ, हिल गया हूं मैं अंदर से। अभी आपको जोमेटो का पी रेशो ज़्यादा लग रहा होगा, बहुत ज्यादा लग रहा है सर। है ना। लेंस कार्ड का तीन, लेंस कार्ड का है 298। हम्म और देखूं तो सर, और कौन कौन से हैं? पेटीएम का देखना है। पेटीएम मैंने सुना बहुत है, पर आज तक मुझे नहीं पता चला ओवर वैल्यू कैसे है वो। चलो, अभी आपको ज़्यादा क्या होता है वो दिखाता हूँ। दिखाइए। अभी आपने इधर देखा था जोमेटो, राइट। जोमेटो का आपने पी रेशियो देखा था 1,460 के आसपास, ये आपको ज़्यादा लग रहा था, है सर ना। 1400 का मतलब 1000 भी होता तो भी एक बार को सह सकता था, सीधे 1500, और वो भी इतना कम रिटर्न। यहाँ पे ईपीएस। पहले नंबर पे एक कंपनी है जिसका नाम आप देख पा रहे हो, श्री केशव, श्री के सब कभी सुना है ना। नहीं सर। कोई बात नहीं, अभी इसका पी रेशियो देखो, ऊटी अभी आपको बाबा। याद रहेगी। अब इसे याद रखोगे आप। सर, अरे, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, बहुत कुछ। इसका ईपीएस कितना है? इसका ईपीएस नेगेटिव या थोड़ा सा पॉजिटिव, या ब्रेक इवन के आसपास, -2, -1 और 1 पॉइंट समथिंग, ऐसा। अरे, नॉट इन अ वेरी गुड जोन। 1% भी नहीं है पूरा तो सर इसका। एग्जैक्टली। रिटर्न ये कमा पाएगा कभी ऐसे ही? शायद कभी नहीं, हम्म। सर सब समझ में आ रहा है अब तो। है ना। तो ये एक इंडियन शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पी है, इससे ज़्यादा पी किसी का नहीं है।
इनके अलावा आप दिखा सकते हैं और कौन कौन से थे सर वहां पर? हाँ, यहाँ से आप देख सकते हो। ये मैंने हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज कर दिया है पी रेशो, राइट। देख रहा हूँ मैं, तो फेमस कौन सा इनमें से है? इसमें से फेमस आपको मिल जाएगा। एक एटी कर्मा एनर्जी थोड़ा सा फेमस है। और ये वी एल ई गवर्नेंस, ये थोड़ा सा फेमस है। एक सफ़ायर फूड, बट सफ़ायर फूड के बारे में आपने न्यूज़ सुनी होगी, वो मर्ज हो गया है। दिव्यानी इंटरनेशनल का नाम सुना है आपने? दिव्यानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल? नो सर। दिव्यानी इंटरनेशनल ये फूड बेवरेजेस ये सब से रिलेटेड कंपनी है। उन्होंने एक्वायर कर लिया है सफ़ायर फूड को। तो ये कंपनी अब ख़त्म हो जाएगी, ये मिक्स हो जाएगी दिव्यानी इंटरनेशनल के साथ। हम्म। सर मैं कुछ कंपनीज का देख रहा हूँ, जैसे ओला का, तो ओला का भी पीई रेशियो नहीं दिखा रहा है। हाँ, जो जैसे ओला हो गया, शायद स्विगी का भी नहीं दिखेगा। लेट मी जस्ट उसका भी नहीं सर्च। दिखा रहा, और उसका भी नहीं दिखा रहा सर। नहीं, स्विगी का भी नहीं दिखा रहा। होता है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनका पे रेशो कैलकुलेटेड फैम मैनर में आपको नहीं मिलेगा। इट्स ओके, इनको देखना भी नहीं चाहिए। वाई? अरे, कंपनी के प्रॉफिट्स को एक बार चेक करो ना। हम्म। यहाँ यहाँ पे आकर के आप वैसे ही देखना छोड़ दोगे। सही कहते हैं सर आप। देखने का ईपीएस। कोई फायदा भी नहीं है। अब ईपीएस आया है इनका, पहले नहीं था, बट अब मार्केट में जब ये लिस्ट हुए हैं, ज़्यादा समय हुआ नहीं इनको। तो जब से भी लिस्ट हुए हैं तब से लेकर के अभी -13 -17 ये ईपीएस है इनका। पर स्टिल स्टिल आई टेल यू, स्विगी का मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? स्विगी लिमिटेड कंपनी है, बट लेट मी शो यू चार्ट। 328 रुपये का प्राइस, स्विगी, जिस पे मैंने इसे बाय किया था। ये रहा। ये आपको ग्रीन लाइन जो दिखेगी यहाँ पे, 326 रुपये, सॉरी। दिस इज द एरिया वेर आई हैव परचेस्ड दिस स्टॉक, राइट। यहाँ परचेज करके पहला टारगेट यहाँ तक का था, ऑलमोस्ट 383 के आसपास, जो कि बहुत ही जल्दी हिट हो गया था। फिर अगला टारगेट 400 था, जो कि और उसके जल्दी हिट हो गया था। फिर 450, 450, दिस इज द टारगेट, 450 भी हिट हो गया था। एंड 450 के बाद फिर ये आगे कहीं नहीं जा पाया, फिर उसके बाद से गिर रहा है। बट स्टिल, आपने फंडामेंटल तो देखा ना कंपनी के कैसे हैं, डेड एकदम। लेकिन स्टिल इसके बावजूद इस स्टॉक ने मुझे 450, 458 ऑलमोस्ट टारगेट था, 40% का रिटर्न बना करके दे दिया विद इन 3 to 4 मंथ ओनली, हम्म। राइट। चार्ट पे अलग चलती हैं चीज़ें, फंडामेंटली अलग चलती है। फंडामेंटली कंपनी ख़राब है, तो फिर ये ऐसे क्या हो गया? ये एक शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन में होने वाली चीज़ है। फंडामेंटली ख़राब है इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको यहाँ खरीद करके यहाँ नहीं बेच सकता। फंडामेंटली ख़राब है कंपनी, इसका मतलब मैं इसको खरीद करके होल्ड नहीं कर सकता, है ना? इसको मतलब एथर का केस नहीं, एथर तो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, फिर भी उसमें वो देख रहा हूँ, और उसकी आप कौन सी देखेंगे कौन सी एनर्जी एथर एनर्जी, वो तो बहुत बढ़िया चल रहा है ना, एथर। बहुत बड़ी, उसका भी वो नहीं दिखा रहा, और उसकी भी क्या कहते हैं, आरओसी और वो सब भी नेगेटिव में ही चल रहा है अभी तक। बहुत बहुत रिसेंट लिस्ट हुआ है, ये रहा एथर में देखो। एथर तो पड़ा हुआ है। एक स्टूडेंट ही थे जिनको आईपीओ में मिला था एथर, उन्हें होल्ड करने का ही सजेस्ट किया था मैंने। और यू कैन सी एक रेंज में चल रहा था, और जब यहाँ से रेंज से ब्रेकआउट हुआ है उनका कितना, 327 से ये जा करके आया है 792, ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना हो गया उनका पैसा। हम्म। तो ये हो जाता है। कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है ना, इसलिए आपको इसका डेटा नहीं मिल रहा है। ये और भी। इसमें एथर में तो फिर से दोबारा अपॉर्चुनिटी आई थी, देखो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया था। तो 3686 के आसपास इसमें फिर से बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी थी। और फिर उसके बाद भाग गया, थोड़ा सा तो फिर से मूव दे करके गया यहाँ से 12% के आसपास। हम्म। ये शॉर्ट टर्म स्विंग्स है। फंडामेंटल पता नहीं कैसे भी हो। ओला, मैं गंदी से गंदी कंपनी मुझे याद रहती ना, इसलिए मैं ओला का दिखाता हूँ आपको। ओला की जो मैं देख चुका हूँ ना, बहुत बुरी है। ओला बहुत बुरी है, लेकिन ओला में भी पैसे बनाए। साढ़े तीन कैसे? सौ से हो गया सर। यहाँ 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 देखो, 46 रुपीज़ के आसपास इसको बाई किया था, और यहाँ का इसको सेल किया है 68।
बाकी जिन जिन ने बाई किया था किसी ने सेल नहीं किया था इसको, इस वजह से मुझे ये याद है। बाकियों ने इसको सोचा कि मे बी एक पुल बैक के बाद हम सेल करेंगे, बट सबको यहाँ कहीं सेल करना ही पड़ेगा थोड़ा नीचे, बट मैंने सेल कर दिया था 65 पे, मैंने सेल कर दिया था ऑलमोस्ट यहाँ इस एरिया के आसपास, राइट। बट स्टिल यहाँ से यहाँ तक में है, यू कैन सी 38%। कितने दिनों में? 12 दिनों में बन गया। कंपनी खराब है, उसके बाद इतना गिरी, पर पैसे तो देगी। वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, स्विंग, है ना। वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, चार्ट पढ़ना सीखेंगे, कैसे ये सब कर सकते हैं वो सब सीखेंगे। फंडामेंटली खराब है मतलब इसको मैं लंबे समय के लिए नहीं होल्ड कर सकता। लंबे समय से मेरा मतलब है पूरा चार्ट। अब सोचो यहाँ पे आईपीओ में मेरे पास ये मिल गया होता मुझे 100 150 रुपए का, 150 रुपए से गिर करके 40 रुपए का हो गया, तो अगर मेरे पोर्टफोलियो में होता ही है तब तो मुझे लॉस करके दे गया होता। लेकिन मैं बीच बीच में आऊँ और थोड़ा सा यहाँ खरीदूँ यहाँ बेच दूँ, थोड़ा सा यहाँ खरीदूँ यहाँ बेच दूँ, यहाँ कहीं फिर से अगर बढ़ रहा है, यहाँ कहीं मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं थोड़ा सा खरीदूँ थोड़ा सा ऊपर जाके बेच दूँ। इतना इतना करके मैं ऐसे भी पैसा बना सकता हूँ। होल्ड नहीं हम्म, करना बस मुझे, है ना। होल्ड करने वाली बात जहाँ आएगी वहाँ फंडामेंटल आएगा। रिमेंबर दिस थिंग, फंडामेंटल एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उसका पर्पस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 5 साल 10 साल के लिए मुझे बिना एग्जिट किए किसी स्टॉक को बाय करके रखना है, तो मैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस देख रहा हूँ। तो अदरवाइज मुझे 4 5 दिन के लिए होल्ड करना है, महीने के लिए खरीदना है, तो फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। नहीं, ये पूछ रहा हूँ सर, ईपी, मैं जी पूछ रहा हूँ, ईपी किसी का नेगेटिव हो सकता है क्या कभी? बिल्कुल हो सकता है। वो तो बेनिफिशियल ही हुआ ना फिर तो। एग्जैक्टली, वो तो वैसे अवॉइड करना है हमें। अवॉइड। हाँ, नेगेटिव, नेगेटिव अर्निंग पर शेयर आ रहा है किसी कंपनी का, जो कि जनरली नहीं आता है, बट एक आध कैसी एक कंपनी आपको मिलेगी। सी, नेगेटिव से मेरा मतलब है उसमें डिमांड नहीं है, ठीक है। उसमें डिमांड नहीं है, देखने में तो बहुत अच्छी कंपनी है वो, है ना, क्योंकि उसका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा उसके मार्केट प्राइस से, है ना, तभी तो ऐसा कुछ है। सर वैसे पूछ रहा होता। हाँ, लेकिन लेकिन उसमें डिमांड नहीं है, इसीलिए उसको अवॉइड करना है, सिंपल। क्या वो कंपनी सिर्फ आपको दिख रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता। मार्केट में इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, क्या ये कंपनी उनको नहीं दिखेगी? दिख रही है, बट वो बाय नहीं कर रहे, उनके पास पैसा भी ज़्यादा है आपसे। हम्म, तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्यों करें? बस ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है, राइट। कभी भी कोई शेयर आपको दिखे और आपको लगे कि ये बहुत अच्छा शेयर है, और ये मुझे ऐसी जगह पे मिल गया जहाँ शायद किसी ने इसको नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं होता। लोग इतने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर्स, इतनी महंगी महंगी बड़ी बड़ी टीम्स बना करके बैठे हैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढने के लिए। उनको भी ये स्टॉक मिला होगा पर उन्होंने बाय नहीं किया। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बाय कर लूंगा और इसके बाद ये भाग जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग, जहाँ डिमांड है वहीं पैसा बनेगा, जहाँ डिमांड नहीं है वहाँ पैसा नहीं बनेगा। अभी इसके अंदर देखो, ओला के अंदर डिमांड ही नहीं थी, यहाँ से यहाँ तक गिर रहा था लगातार, कोई डिमांड नहीं थी। अभी वॉल्यूम, इसको उसको वॉल्यूम बोलते हैं, नीचे जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, दिस वन, इसको वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। जब हम टेक्निकल पढ़ेंगे तब समझेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब तक गिरावट हो रही थी, यहाँ पे आपको वॉल्यूम के जो बार दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? बहुत छोटे छोटे, है ना। मतलब कोई डिमांड नहीं है, लोग इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, इंटरेस्टेड नहीं है। पर इस एरिया के आसपास जब ये पहुंचा, इस एरिया के आसपास, तब आप देखो वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगी। इससे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ लोगों को इंटरेस्ट आ गया इस कंपनी के अंदर। गिर रहा है बढ़ रहा है वो बात की बात है, मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। पब्लिक के अंदर हलचल हुई है, पब्लिक ने इसको खरीदना बेचना चालू कर दिया, और इस एरिया में ये बढ़ता हुआ दिख गया हमें, है ना। टेक्निकल्स में ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। अभी तो फंडामेंटल हम देख रहे हैं, और फंडामेंटल में श्री केशव सीमेंट एंड इंफ्रा नाम की कंपनी है जिसका हाईएस्ट पी है, ठीक है। ऑन चार्ट ये भले बहुत खराब हो, एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं, मैंने कभी नहीं देखा है इसका चार्ट। श्री केशव, नहीं ये नहीं है। श्री केशव, आ, श्री केशव सीमेंट एंड इंफ्रा, 212 रुपये। कहाँ है श्री केशव? ये रहा। अरे, चार्ट भी ठीक है इसका तो। सी पी रेशो भले जितना खराब हो, फर्क नहीं पड़ता। चार्ट ठीक दिख रहा है तो कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है। अभी टेक्निकल में एक टर्म होता है, एक पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम। यहाँ पर डबल बॉटम बना हुआ है,
ऑलरेडी यहाँ से काफ़ी ऊपर निकल चुके आ चुका है। किसी ने अगर इस एरिया में बाय किया होता तो वो ऑलरेडी 20% बना के बैठा है स्टॉक के अंदर। पी रेशो इतना ज़्यादा है। हमें क्या, हम इन्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं 5-10 साल के लिए। हम तो एक आध महीने में निकल जाएंगे खरीद करके। वो टेक्निकल से कर पाएंगे हम, ठीक है, फंडामेंटल से लॉन्ग टर्म, राइट। लॉन्ग टर्म। यस। फंडामेंटल एनालिसिस तभी जब किसी स्टॉक को लंबा होल्ड करने का मन हो, राइट। और ऐसे के लिए, एग्जांपल के लिए, देर इज कंपनी कॉल HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। या इसके अगर फंडामेंटल देखोगे आप तो बढ़िया फंडामेंटल है इसके, है ना। ये हमने एक टाइम पे मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी वाला जो बैच था, उस बैच में फंडामेंटल एनालिसिस जब स्टूडेंट ने सीखा था और उन्होंने किया था फंडामेंटल एनालिसिस, तो हर स्टूडेंट के स्क्रीनर में ये स्टॉक आया था। इतना बढ़िया स्टॉक था। क्यों? क्योंकि चार्ट में भी बढ़िया था। मैं इसका चार्ट भी दिखाता हूँ आपको। HDFC एसेट मैनेजमेंट कहाँ है? AMC, या ये देखो, ये यहाँ कहीं, या ये है, यू कैन सी, ये फरवरी मार्च के आसपास का टाइम था। यहाँ कहीं फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी थी। तो ये क्या कर रही है, ये स्विंग्स बनाते हुए चल रही है। ऊपर गई बढ़िया, फिर थोड़ा सा नीचे आई, यहाँ कहीं हमें बढ़िया दिखी, फिर उसके बाद भाग गई यहाँ से। यहाँ से यहाँ तक में कितना मूव करके गई है ये? 60% का मूव। यस। पर फंडामेंटली अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से 60% का मूव दिया है तो ये थोड़ा सा नीचे आए तो हम बेच के भाग जाएंगे, नहीं। ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म, यहाँ से देखो लगातार ये चल रही है। यहाँ से अगर आप देखोगे बॉटम से, तो ये ऑलरेडी 270% का रिटर्न दे चुकी है। पर किसको मिलेगा ये? जिसने इसको होल्ड किया है, जिसने इसके फंडामेंटल्स देख रखे हैं, उसके लिए, राइट। फंडामेंटल वाला आदमी यहाँ से खरीद के बैठा है, बैठा है वो लंबा, 5 साल 10 साल बड़े आराम से होल्ड करेगा, उसको मिलेगा ये रिटर्न। जो टेक्निकल बेसिस पे आ रहा है वो थोड़ा बाय करके थोड़ा सेल करके एग्जिट, सिंपल, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पी रेशो एंड पीवी रेशो हमने देखा। हम्म। इसके बाद अगली चीज आती है मार्केट कैप। डू यू नो व्हाट इज मार्केट कैप? यस। मार्केट में उसका टोटल जितनी भी वैल्यू है, जैसे रिलायंस की 20 लाख और एग्जैक्टली। टोटल वैल्यू है मार्केट में किसी भी कैसे पर्टिकुलर। कैसे कैसे निकलता है ये मार्केट कैप? डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्केट कैप? तो सर आप पढ़ना पड़ेगा। ओके। मार्केट कैप इज इक्वल टू मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स। यस, दैट इज मार्केट कैप, सिंपल। दे रखा होता है ना पर मार्केट कैप तो। हाँ, हर जगह ज़्यादातर चीज़ें आपको कैलकुलेटेड मिलेंगी। जैसे यहाँ पे आप जाओगे, दिस इज मार्केट कैप, हर कंपनी का मिलेगा आपको, है ना। पर रिमेंबर दिस थिंग, क्या मार्केट कैप स्टेबल रहता है या रोज़ बदलता है? हर महीने बदलता है। हर महीने, चेंज होता है। हर वैसे तो दिन। होता है पर सबसे बड़ा चेंज जो मेन उनमें दिखाता है स्क्रीनर्स पे और वहाँ वो महीने में आता है। महीने में वो लोग अपडेट लेट करते हैं। पर अगर हम टर्म्स में बात करें तो ये हर दिन बदलता है। क्यों? क्योंकि प्राइस। हर दिन इसका मार्केट प्राइस बदलता है। तो हर दिन इसकी कंपनी का वैल्यूएशन बदल जाता है, ऊपर नीचे होता है, सिंपल, है ना। दिस इज मार्केट कैप। सबसे नाउ, रिलायंस का शेयर है, वो 1501 है, कल 2 है, कल 3 है। पर इतना डिफरेंस वैसे वो एक साथ नहीं करेंगे जब वो बहुत बड़ा, महीने। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा उससे। इसीलिए वो मंथली बेसिस पे देखते हैं कि एक महीने के बाद क्या साइज रहेगा उसका, है ना। वो अपडेट करते हैं फिर। नेक्स्ट थिंग इज फेस वैल्यू। यू नो व्हाट इज फेस वैल्यू? जो शेयर की वैल्यू है। है ना, मिनिमल वैल्यू जो उस शेयर के, शेयर का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो प्रिंटेड वैल्यू जो उसकी रखी गई है बुक्स के अंदर, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर तो बुक वैल्यू तो अलग चीज हो गई फिर। बुक वैल्यू अलग है, बुक वैल्यू अलग है, ये फेस वैल्यू है। मतलब जैसे देखो, व्हाट आई वुड से, ऐसा उस कंपनी के शेयर्स का या फिर जो उनने आईपीओ के बेसिस पे रखा है। एग्जैक्टली, है ना। जब जब आप देखोगे कि कंपनी का डिविडेंड जब इशू होता है, तो वो डिविडेंड किस प्राइस पर इशू होता है? वो फेस वैल्यू पर इशू होता है, ठीक है। नाउ
इसके बाद और कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची हैं, सच बड़ी चीज़ें तो अपनी ऑलमोस्ट हो गई हैं। प्राइस टू सेल्स रेशो, प्राइस टू बुक रेशो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, बट सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में यूज़ भी नहीं होते करते हम इसे। नेटवर्थ तो आपको पता ही होगा, व्हाट इज नेटवर्थ, किसी भी कंपनी का कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटीज सिंपली। सही मत डाल। और डू नो व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? नो सर। इंट्रिंसिक वैल्यू, बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो मतलब रियल प्राइस। एक सब्स्टिट्यूट अगर मैं टर्म यूज़ करूँ इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए तो वो होता है रियल प्राइस। मुझे जोमेटो का प्राइस मिल रहा है 228 रुपये का, 328 रुपये का। जो रियल वैल्यू थी वो 45 थी, पर उन्होंने लिस्ट 450 पे किया था। यस यस यस। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये ऐसे ही कोई वैल्यू है बट भविष्य की वैल्यू, अच्छा, मतलब भविष्य की वैल्यू। भविष्य कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मतलब मैं 45, समझाता 450 को मान लेते हैं, चलिए लेंस कार्ड के एग्जांपल में। तो सिंपल सिंपल 45 सिंपल, उसका एग्जांपल नहीं रखते, मैं उससे बेटर या इजी एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करो आपकी कंपनी है, ठीक है, हम्म। जिसका शेयर प्राइस 100 रुपये चल रहा है और मार्केट कैप है 100 करोड़, ठीक है, वो आज है, ठीक। अब वो कंपनी आप मुझे सेल करने आ रहे हो, ठीक है, पूरी कंपनी सेल कर रहे हो मुझे और मैं आपसे बाय कर रहा हूँ। तो क्या मैं 100 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से और 100 रुपये शेयर प्राइस के हिसाब से आपको पे करूंगा पैसा? नो, ज्यादा ही देंगे उसकी, फिर आपको क्यों? फ्यूचर में क्यों ज़्यादा क्यों दूंगा मैं? कम देंगे क्या? नहीं, मैं ऐसे नहीं, डील देखा है ना कि ज़्यादा वो ज़्यादा ही मुझे पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल है आगे। वो नहीं, सौ तभी रुपए तो का आप ले शेयर, रहे वो 100 रुपए का शेयर प्राइस हो सकता है आगे 200 रुपये हो जाए और कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से 500 करोड़ हो जाए। तो ये हो जाए ये तो एजम्पशन है मेरा, लेकिन कितना हो सकता है ये कैसे निकालना पड़ेगा? ये कैश फ्लो के थ्रू निकालना पड़ेगा। कैश फ्लो पॉजिटिव है और वो कितना जनरेट हो रहा है, कितना किस रफ्तार से बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए कैश फ्लो को जब मैं एडअप करता हूँ तो उससे मेरा भविष्य में कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है ये निकल जाएगा। उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब आज तो मैं कंपनी का जो 100 करोड़ की कंपनी वो खरीद रहा हूँ आपसे, लेकिन उसकी रियल वैल्यू 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? वो हो सकता है 500 करोड़ हो जाए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसको बोलते हैं। ये समझ में आया हो। आपको? यस सर। दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। फिर एक टर्म होता है रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यू मस्ट नो। रिप्लेसमेंट वैल्यू होता है कि अगर मान लो मेरी एक कंपनी है XYZ नाम की, जिसको मैंने 5 साल पहले बनाया था, ठीक है, जिसको बनाने में मेरा 1 करोड़ रुपए लगा था। अभी सेम कंपनी आपको आज बनानी है, ओके, ये कितना उसका हो गया लगेगा? होको की, होको का सॉरी। एग्जांपल है, किसका? एग्जांपल ले सकते हैं सर यहाँ हम। यस एग्जैक्टली, है ना। तो आज के इन्फ्लेशन के साथ में 1 करोड़ में तो आपकी कंपनी नहीं बनने वाली, सेम कंपनी। आपको हो सकता है कि 5 करोड़ लगाने पड़ जाए उसके लिए। तो दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू, ठीक है। हम्म। ये होता है रिप्लेसमेंट वैल्यू और रिप्लेसमेंट क्या, क्या, हम्म। राइट। उसके बाद आता है हम्म, या इतनी चीज़ें हैं, राइट। इतनी चीज़ें हैं जो एक नंबर्स में या टर्म्स में हम नोटिस करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। मेरे ख्याल से इतना चीज़ें इनफ है। और इसके बाद जो आगे चीज़ें आएंगी फंडामेंटल में, वो ये रहेंगी कि ओवरऑल ओवरऑल एनालिसिस कैसे करना है। अभी हम शुरुआत से टॉप टू बॉटम चीज़ों को देखें, अभी हमने थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ा है चीज़ों को, है ना। अभी हम्म। प्रैक्टिकल तरीके से होगा कि मार्केट कैप से एक कंपनी का एनालिसिस कैसे करना है। मार्केट कैप से शुरुआत करेंगे और एक एक करके नीचे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, और ये टोटल लास्ट में आकर के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आकर के ख़त्म करेंगे, राइट। तो इस तरीके से कैसे एक कंपनी का देखना है, क्योंकि यही डिटेल्स हैं जो हर कंपनी की अवेलेबल है, और इन्हीं डिटेल्स के बेसिस पर आपको एनालिसिस करना है। फाइन, तो ये एनालिसिस हमारा होगा जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं या फिर आज ही कर दें? नेक्स्ट क्लास में करते हैं सर, आज भी इनफ है। ओके, बस पहले ठीक है। सर इस हाइटेक से एक और कर ले दीजिए। हम्म अच्छा। ओके, आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी बाय द वे, है ना। आज हमने डेटा एनालिसिस में से शुरू किया था, बहुत सारा डेटा एनालिसिस ख़त्म किया। देन उसके बाद हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ख़त्म किए, लिक्विडिटी रेशियोज ख़त्म किए। देन हम्म। इसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें पी रेशो, EPS, इन सबको ढंग से समझा। और देन इसके बाद हमने लाइक फंडामेंटल ऑन पेपर हमने ख़त्म किया, राइट। अभी प्रैक्टिकल टर्म्स में हमें देखना है थोड़ा सा कि इनको यूसेज कैसे करना है, कैसे कंपेयर करना है,
राइट, दो तीन कंपनियों को कंपैरिजन भी रखेंगे हम कि इसका इतना को कैसे निकलेंगे। और लास्ट में हम स्क्रीनर बनाना सीखेंगे कि अगर मुझे ये वाली कंपनी चाहिए, मान लो मुझे चाहिए कि सेल्स बढ़ती हुई होनी चाहिए, तो उसको कैसे मैं डालूंगा। मुझे चाहिए क्या बोलते हैं, ईपीएस बढ़ता हुआ होना चाहिए, तो ये मैं इसको कैसे डालूंगा, और कैसे मेरे पास वही कंपनी आएंगी जिनका ईपीएस बढ़ रहा है, जिनका सेल्स बढ़ रहा है ना। ये कंडीशंस कैसे मुझे डालनी है और कैसे वही लिमिटेड कंपनियां निकालनी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम, जैसे अभी अभी आपने देखा होगा, मैंने अर्निंग पर शेयर के लिए यहाँ पर आपके सामने जो कंपनी ओपन करी थी, क्या नाम था, हाँ ये मैंने निकाल दिया यहाँ पे। टोटल जितनी भी कंपनियां हैं, पर इसमें पी रेशो ज़्यादा आ गया, राइट। अब अगर मैं ढूंढने जाता एक एक कंपनी का पी रेशो, तब तो हो सकता है मुझे एक साल लग जाता, है ना। लेकिन 1 मिनट के अंदर सबसे ज़्यादा पी रेशो वाली कंपनी अपने आप मेरे सामने आ गई, और हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाने वाली भी सारी कंपनियां आ गई मेरे सामने। तो ये बाय द हेल्प ऑफ वन स्क्रीनर ओनली, राइट। तो ये कैसे करना है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। खत्म हो जाएंगे बहुत है सर। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हमारा फंडामेंटल एनालिसिस खत्म हो जाएगा, राइट। ओके। ओके, ठीक है, आज यहीं पे एंड करते हैं एंड विल कंटिन्यू। कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके सर, इस वीक में आएंगे तब पूछता हूँ। ठीक है, इस ठीक वीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल में। राइट। ओके। ओके। ओके, थैंक हैव यू अ गुड वेरी डे। मच।